डिसीजन लेने में डिले करना is worse than taking a wrong decision. Don't waste your time with wrong people. When I was starting building companies, I couldn't very easily identify कि energy vampires कौन है. Review meeting में कोई भी अपना टाइम ना वेस्ट करे प्रेजेंटेशन बनाने में. Presentations are banned. 3.5 साल के बाद भी फाउंडर अनफिल्टर्ड वापसी आ रहा है और कमबैक एपिसोड में हमारे साथ में है आशीष कश्यप। ये आज इन मनी को लीड कर रहे हैं, पेयू इंडिया और GoIbibo बना चुके हैं। इस एपिसोड में हमने बात करी है किस तरीके से बिजनेस को रन किया जाता है, डिसीजन लिए जाते हैं, डेलीगेशन किया जाता है, टीम को कैसे हायर किया जाता है, एक्सपैंड किया जाता है। अगर आप कोई स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो, किसी स्टार्टअप को स्केल कर रहे हो या फिर बेटर डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो तो आज का एपिसोड आपका दिमाग खोल देगा। तो सर वेलकम बैक अगेन। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था हमारे को पहले पॉडकास्ट से और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट 25 साल हो गए आपको काम करते हुए। इन बिटवीन आपने जॉब्स करी, अलग अलग वर्टिकल के अंदर काम किया, इन मनी को स्क्रैच से बिल्ड किया। तो आपका मैनेजमेंट स्टाइल बेसिकली है क्या और क्या ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता हुआ दिखाई दिया? I would say in a single word, decisive. Taking decision. और अगर डिसीजन गलत भी है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिसीजन लेने में डिले करना इज वर्स देन टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन। तो इससे अच्छा आप एक रॉन्ग डिसीजन ले लो, उसको आप कोर्स करेक्ट कर लो, उससे आप सीख लो, लेकिन जल्दी करो। सो आई थिंक माय मैनेजमेंट स्टाइल हैज ऑलवेज बीन दैट अगर एक टीम डिसाइड कर रही है फास्ट, दैट्स गुड, नहीं कर रही तब मैं डिसाइड करता हूँ एंड इट गेट्स ओवररूल्ड। किस टाइप के डिसीजंस आप डिसाइड करना पसंद करते हो और किस टाइप की चीज़ों को आप डेलीगेट कर देते हो कि ठीक है ये टीम इस चीज़ के लिए वो कर लेगी, और कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि आज के टाइम पे भी आप अपने हाथ में रखते हो? सो जो चीज़ मैं खुद अपने हाथ में ट्राई करता हूँ रखने की, मेरी जो टीम है काफ़ी शार्प है, सो ऑब्वियसली देयर इज़ अ बिट ऑफ अ पुश बैक, पर जो चीज़ मैं अपने पास रखता हूँ शुरू से वो है प्रायोरिटाइजेशन। तो आपको एज अ कंपनी, अ ग्रोइंग कंपनी को बहुत सारे काम करने हैं, 50 चीज़ें बनानी है, 50 से 100 टास्क हैं। गेम इसमें ये है कि आप सबसे पहली 3 चीज़ें क्या पकड़ो उस महीने में, उस हफ्ते में। सो उस चीज़ में मैं आई एम वेरी इन्वॉल्व, बल्कि आई टेक द डिसीजन कि क्या 3 चीज़ें हमें बनानी है। इसके लिए कोई फ्रेमवर्क भी होता है, कैसे सोचा जाए? देखो, हमारी जैसे टीम्स डिवाइडेड हैं, वो बिजनेस यूनिट वाइज और प्रोडक्ट यूनिट वाइज डिवाइडेड हैं, राइट? तो इसका जो ऑब्वियसली फ्रेमवर्क जो मेरे लिए रहता है वो है कि ये जो प्रायोरिटाइजेशन टास्क हमें करना है, इससे इम्पैक्ट क्या आएगा। ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ है इम्पैक्ट क्या आएगा, और इसको करने के लिए क्या इज इट वायबल टू एग्जीक्यूट। कई बार हम बोलते हैं कि यार मेरे को कुछ चीज़ बनानी है जो कि शायद वायबल नहीं है। मेरे को चांद पे जाना है, अगर मैं चांद पे जाके एक डेटा सेंटर लगा दिया मैंने तो बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ, आइडिया बढ़िया है बट वायबल नहीं है। तो इसमें जब हम प्रायोरिटाइजेशन करते हैं, हम ये भी देखते हैं वायबिलिटी और कितना एफर्ट लग रहा है, क्योंकि जैसे वर्ल्ड इतनी जल्दी चेंज हो रहा है, आज की डेट में आप एक ऐसा एफर्ट नहीं कर सकते जो कि 4 महीने का प्रोजेक्ट चल रहा है, 5 महीने का चल रहा है, क्योंकि चीज़ें इतनी जल्दी चेंज हो रही हैं, वो तो वेस्ट हो जाएगा टाइम। तो प्रायोरिटाइजेशन के लिए मैं देखता हूँ कि इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या आएगा कस्टमर के लिए, प्रोडक्ट के लिए, बिजनेस के लिए, और इसका एफर्ट और इसका एग्जीक्यूशन वायबल होना चाहिए इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ये फ्रेमवर्क मैं रखता हूँ। मतलब हमने क्या किया, हमारे जितने टास्क थे उनको ग्रुप कर लिया, उसके बाद एक टाइप की एक शीट बना ली और इन पैरामीटर्स के ऊपर 10 में से रेट कर लिया, बिल्कुल एवरेज निकाला, जो ऊपर आ रहा है वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। मतलब और वो जो आपको इसमें ऑब्वियसली डिफाइन करना है इम्पैक्ट क्या है, राइट? आपको डिफाइन करना है। जैसे हमारे लिए सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट है वो ये है ग्रोथ ऑफ आवर इन्वेस्टर्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये काम करने से इन्वेस्टर ग्रोथ आएगी या नहीं आएगी, ये सवाल आप पूछते हो, और फिर आप ये पूछते हो इसको करने के लिए एफर्ट क्या चाहिए। ये क्या 6 महीने का लंबा प्रोजेक्ट है या ये 1 हफ्ते का प्रोजेक्ट है? तो ये फ्रेमवर्क यूज़ करते वक्त आप प्रायोरिटाइज करते हो और फिर आप सारी नॉइज किल करते हो। आप बोलते हो इस वक्त खाली ये 4 चीज़ें हम बनाएंगे,
अगर मैं आपके अर्ली टाइम्स की बात करके चलूं, अभी तो आपके पास टीम है, डिपार्टमेंट्स है। जब कोई स्टार्ट करता है तो उसके पास डिपार्टमेंट्स नहीं होते, तो शायद 5-6 लोगों की टीम है और वो ही सब कर रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या चीज को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, अगर मैं कैटेगरी वाइज पे बात करके चलूं तो? सो इस टाइम पे आपको, अगर आप मतलब अगर 2 स्टेजेस देखते हैं, आपका प्रोडक्ट अभी बना नहीं है तो आपको प्रायोरिटी देनी है सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं ये प्रोडक्ट को कैसे शिप करूं इन अ मिनिमम वायबल मैनर, मतलब इन अ वेरी बेस लेवल मैनर, और फटाफट कैसे शिप करूं ताकि मैं सीख सकूं। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेज, एंड सबको एक ही काम करना है उस टाइम, राइट? और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको डिवाइड करनी है क्लियरली कि पर्सन एक्स तेरा काम है डिजाइनिंग, प्लस तेरा काम है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्लस तेरा काम है इंटरैक्टिंग विद द फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर तेरा काम है बैक एंड का कोड प्लस आर्किटेक्चर प्लस ऑल्सो पुटिंग इट ऑन द क्लाउड टू सर्व इट टू द कस्टमर्स, राइट? तो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने हर आदमी की कर दी, बट क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज तब कम है तो हर आदमी को 4-5 चीज़ें करनी है, पर वो 4-5 वर्क फ्लोज करनी है, लेकिन एक्टिविटी एक ही होनी चाहिए। तो आप कहोगे कि इस हफ्ते हम खाली फोकस करेंगे अपलोड का फीचर को क्रैक करने का और कुछ नहीं करेंगे, या इस अगले 2 दिन लेट्स से आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें कस्टमर कुछ अपलोड कर सकता है, तो खाली हम अपलोड फंक्शनैलिटी को सेट करेंगे। या जैसे अगर कोई हमारी जैसी बिजनेस बना रहा है तो ये छोटी सी टीम बोलेगी कि इस हफ्ते हम खाली पहले 3 स्टेप्स ऑफ केवाईसी को क्रैक करेंगे, अगर वो कर दें तो बाकी स्टेप्स हम फटाफट से बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी अकाउंटेबिलिटी की। जब टीम छोटी है, कोई स्टार्ट कर रहा है, तो शायद बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टीम मेंबर्स नहीं होंगे। तो हमने तो एज अ फाउंडर सोच लिया कि ये हो जाएगा, बट किसी की तबीयत खराब हो गई है या कुछ हो गया है, तो क्या कुछ केपीआईज अकाउंटेबिलिटी मैट्रिक्स का कुछ ऐसा कुछ होता है जहाँ पर हम चेक कर सके? देखो, इसको द वे इट हैज वर्कड वेल फॉर मी इज के शुरू में तो यू नीड टू डू डेली चेक इन। आप एक गैराज में बैठे हो, राइट, और आप चीज बना रहे हो अलॉन्ग विद द टीम, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप खुद भी ले लेते हो कि ये मेरा काम रहा है, ये 5 चीजें मैं कर लूंगा। दैट डिविजन ऑफ लेबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड देन यू आर वर्किंग विद द टीम। तो आप डेली चेकिंग इन कर रहे हो, और अगर कुछ टूट रहा है, कुछ बन नहीं रहा ठीक तरह से, तो आपको फटाफट से पता चल जाता है, बिकॉज आप डेली चेक इन कर रहे हो। आपको पता है कि यार ये बंदा जैसे साहिल ये काम नहीं कर रहा, उसको मूड नहीं कर रहा, आपको पता चल जाता है कि यार वो तो मूड नहीं कर रहा, वो तो छुट्टी पे चले गया। तो आपको पता है कि अभी रेलगाड़ी रेल से फ्रॉम द पटरी इट इज गेटिंग ऑफ, राइट, आपको पता चल रहा है। एंड देन आपको चेंज करना है। आप या तो आप बोलोगे कि अच्छा चल साहिल का आधा काम मैं ले लेता हूँ और आधा किसी और को दे देता हूँ। अब एक सिचुएशन है जिसमें कोई भी नहीं कुछ काम कर रहा, वो तो फिर आपकी गलती है, बिकॉज आप ने गलत लोग हायर कर लिया, शुरू के टीम आपने एग्रीगेट किए, राइट। व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू गेट द राइट 4-5 लोग 6 लोग शुरू के, यू वांट टू गेट देम मोटिवेटेड एंड यू वांट टू गेट देम फुली चार्ज, जो कि आपकी स्ट्रैटेजी आपकी विजन में बिलीव करते हैं। हायर कैसे करें? ये जो 3-4 लोग हैं जो हाईली अकाउंटेबल भी हो, शायद उस लेवल के स्किलफुल ना हो। मैंने आपका एक जगह पे पढ़ा कि आपने बोला कि मेरे लिए स्किल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बंदे में एनर्जी होनी चाहिए, काम करने का जज्बा होना चाहिए। देखो, अब तो खैर वर्ल्ड हैज चेंज्ड, राइट। स्किल की तो वैल्यू, अगर आप बोलो कि किसी को बहुत अच्छी तरह से कोड लिखना आना चाहिए, वो तो खत्म हो गया, राइट। कोड इज बीइंग नाउ रिटन बाय वेरियस एआई इंजन्स। पर आई थिंक बेसिकली ये जो शुरू की टीम है, स्किल को आप साइड कर लो, एजुकेशन को भी साइड कर लो। सबसे पहले तो उनको चमकना चाहिए कि आपका आइडिया क्या है, एंड दे नीड टू बिलीव इन इट। मतलब दे शुड बी इक्वली एक्साइटेड, दैट इज द मेन थिंग। उनको पता चलना चाहिए कि यार हाँ यार, ये प्रॉब्लम अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इससे बहुत ही बेनिफिट होगा लोगों का। दे शुड अंडरस्टैंड दैट, एंड फंडामेंटली अगर उनको ये बात समझ आ रही है, देयर बायस वुड बी कि उसको बनाने के लिए problem solving skills would be in general good. So that is the most important thing. You can keep education aside, you can keep skill aside, but you want these people to be passionate about the founder's vision, the founder's strategy, the problem that the founder is trying to solve. फंड्स कहाँ से देखे जाए? मतलब
अभी जो नया बंच आ रहा है लोगों का, वो थोड़े से मनी ड्रिवन ज़्यादा है। तो उनके लिए अगर हम कह रहे हैं मैं एक स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ और मुझे ऐसा ऐसा है, तो शायद विजन पे चले जाएंगे, इंटरव्यू में सही होगा, पर जब हायर करने के बाद ज्वाइनिंग की बात आएगी तो कहेंगे मेरे पास बेटर ऑफर है। और ये स्टोरीज हमने बहुत ज़्यादा सुनी है पिछले 2-3 साल के अंदर। तो इन वाली प्रॉब्लम्स को जो अभी स्टार्ट कर रहा है वो कैसे सॉल्व करे? तो देखो 2-3 साल पहले तो यू हैव टू, ये तो आपको प्रॉब्लम क्रैक करनी थी कि आपको ऐसे लोग लेने हैं जो कि बिलीव करते हैं, दे बिलीव इन यू, राइट। आपके साथ शायद स्कूल गए हो, आपके साथ कॉलेज गए हो, आपके साथ पहले कहीं काम किया हो, देयर इज अ ट्रस्ट, देयर इज अ बिलीफ, राइट। तो आपको यू हैव टू एग्रीगेट, सी वो फाउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आज की डेट में एआई ने ऐसे हेल्प किया है कि जो चीज़ हमें 8 लोगों से MVP बनानी थी वो अब 2 बंदों से कर सकते हैं हम। इनफैक्ट MVP तो एक फाउंडर भी बना के वो अकेले भी बना सकता है, राइट। तो ये सबसे बड़ा चेंज आया है। तो अगर किसी फाउंडर को अगर एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना है, टेस्ट करना है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, वो खुद अकेले भी कर सकता है, एक और आदमी के साथ भी कर सकता है। सारे टूल्स हैं अब। सो ये तो बढ़िया बात है। बल्कि अगर आप 1 साल पहले 2 साल पहले बड़ा मुश्किल होता था, आपको कन्विंस करना पड़ता था लोगों को। मेरे को आज भी एट अ ग्रोथ स्टेज कंपनी किसी वेरी गुड टैलेंट को लाने के लिए काफ़ी कन्विंस करना पड़ता है, राइट, बिकॉज अ गुड पर्सन विल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। पर वो तो देखो, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाउंडर। हैविंग सेड दैट, MVP कैन बी नाउ मेड अलोन और विद अनदर पर्सन। जैसे CXO लेवल की हायरिंग की बात करके चले, तो कब फाउंडर को डिसाइड करना चाहिए कि हमको उस लेवल के लोग चाहिए जो हमारे से शायद बेटर होंगे और वो एक डिपार्टमेंट लीड कर लेंगे, और उनको हायर करने का भी कोई फॉर्मूला है या ट्रिक है? सो मेरे ख्याल से अगर मैं देखूं कि एक फाउंडर को अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ाना नहीं चाहिए जब तक उसका प्रोडक्ट वैलिडेट हो गया हो एट ग्रोथ स्टेज। इसका मतलब ये है कि अगर वो कुछ बना रहा है जिसका खर्चा 100 रुपये है, तो वो क्या 200 रुपये उसमें से रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है, एंड दैट टू एट अ ग्रोथ स्टेज। जब वो प्रूव हो जाता है, दैट्स द टाइम द फाउंडर नीड्स टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर। उससे पहले कोई फायदा नहीं है। अब ऑल्सो द वर्ल्ड हैज नाउ चेंज कि ये फाउंडर है, पहले आप ये फाउंडर है, फिर ये फाउंडर के पास ये हेड ऑफ मार्केटिंग है, फिर ये हेड ऑफ प्रोडक्ट है, ये हेड ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये कोई हेड ऑफ फाइनेंस है, ये हेड ऑफ जो भी ऐसे एक लेयर है। उसके नीचे फिर उसके पास एक टीम लीडर्स हैं, और फिर और उसके नीचे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या सीनियर मार्केटिंग मैनेजर है, फिर उसके नीचे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स है। तो वो तो देखो बिल्कुल खत्म हो गया। अब सिंपल ये फाउंडर है। फाउंडर अब हैज द कैपेबिलिटी ऑफ टुडेज डेट वर्किंग डायरेक्टली विद 50 पीपल डायरेक्टली। ये बीच की लेयर अब खत्म हो रही है और खत्म हो जानी चाहिए। अब उसका कोई फायदा नहीं है। अब इट्स द फाउंडर, वो बल्कि ऐसे पिरामिड स्टाइल में नहीं बैठा, बीच में बैठा, और उसकी अराउंड 50-60 लोग हैं, नहीं वो अब डायरेक्टली काम कर सकता है। हायर कैसे करें उन लोगों को जो हमसे बेहतर हो, और क्योंकि कन्विंसिंग भी चाहिए, विजन अलाइनमेंट भी चाहिए, और मान के चल रहा है इस टाइम पे फंड्स की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है जब हम CXO लेवल पे हायरिंग कर रहे हैं। तो लोगों को कन्विंस कैसे लाए? तो मैं वही थोड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ कि आपको CXO क्यों हायर करने की जरूरत है आज की डेट में। आपको हेड ऑफ मार्केटिंग क्यों हायर करने की जरूरत है? मतलब फॉर एग्जांपल एक फाउंडर CA बैकग्राउंड से आता है, फाइनेंस कंपनी बना रहा है, बट मार्केटिंग तो उसको करनी है। मार्केटिंग करनी है, पर उसको हेड ऑफ मार्केटिंग की क्या जरूरत है? अच्छा, उसको CMO की क्या जरूरत है? मैं तो ये आर्ग्यू कर रहा हूँ, उसको तो चाहिए आइडियली एक हो गया मेरा परफॉर्मेंस मार्केटिंग का बंदा जो कि डज गुड ट्रेनिंग टू द राइट AI सेट, राइट। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का बंदा हो गया, उसके साथ चलो 2 लोग और हो गए जो कि खाली फोकस कर रहे हैं कि मेटा, गूगल USC, यूट्यूब को तोड़े प्रॉपरली, लाइक गेट द राइट परफॉर्मेंस, राइट। फिर एक हो गया बंदा जो कि क्रिएटिव साइड पे इज ट्रेनिंग द मॉडल्स, राइट, बेसिकली सो दैट क्रिएटिव आउटपुट इज राइट। एक आपका हो गया डेटा पाइपलाइन का। तो ये होने चाहिए बंदे। ये 3 लोग अगर आप देखोगे, मार्केटिंग टीम इज स्ट्रॉन्गर देन एक CMO लाओगे आप, करेक्ट।
तो मैं ये आर्ग्यू करूंगा कि आपको सीएमओ क्यों चाहिए। या सीएमओ लेवल का कोई इंसान एज अ कंसल्टेंट ला सकते हैं जो उनको गाइड करते हैं। कंसल्टेंट भी ला सकते हैं अगर उसको ये सब नहीं समझ आता। बट आई थिंक जो अभी मैं ये कहूँगा कि जनरलिस्ट इज मूविंग टू स्पेशलाइजेशन। जनरलिस्ट की जगह आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, वेरी डीप स्पेशलाइजेशन। अगर आप जर्नलिस्ट है कोई, या तो उसको सब कुछ समझ आ रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, राइट, you want to focus on somebody who specializes on performance marketing, you want to focus on जो बंदा उसको समझ आता है डीपली LLM SEO, राइट। तो ये डेप्थ चाहिए आपको इन योर टीम। अभी क्या हो रहा है, एक दुनिया खुल गई है स्किल्स की पिछले कुछ टाइम से, agents.md करके, और बहुत सारे टॉप के लोग उनका लाइफ का जो स्किल है उसको डॉक्यूमेंट करके रिलीज करे जा रहे हैं। तो अभी एक रेपो पड़ी है, उसके अंदर क्या है, पूरे एजेंसी के सारे स्किल्स पड़े हैं। टीम मैनेज कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, ये क्या कैसे करना है। तो जो आपने बोला कि अगर कोई जर्नलिस्ट भी होगा तो उसके पास में किसी के स्किल पड़े हैं जो कि एक टॉप लेवल पे बंदा बैठा है, उसका यूटिलाइज करके एआई का यूज करके भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एब्सोल्युटली। बाकी जो टीम मेजरमेंट है, देखो अगेन दैट्स प्रीटी सिंपल, अगर आप KPIs, OKRs, ये सारे लाइव डैशबोर्ड्स हर फाउंडर के पास होने चाहिए। फाउंडर को पता होना चाहिए कि जैसे अगर उसका टारगेट है कि इस महीने मेरे को 10,000 कस्टमर से 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करना है, तो उसको उस डैशबोर्ड पे दिखना चाहिए कि वो 10,000 कस्टमर का सोर्सेज क्या हैं, क्या टास्क चल रहे हैं लाइव, ताकि अगर जैसे पहले हफ्ते में खाली 1,000 कस्टमर हुए, तो अगर पहले हफ्ते में अगर 1,000 कस्टमर हुए तो 4 हफ्तों में तो 10,000 मुश्किल है। तो उसको पता चलना चाहिए वो 1,000 क्यों हुए, और उस डैशबोर्ड पे समझ आना चाहिए उसको कि बाकी 9,000 कहाँ से लाएगा वो, और 9,000 के लिए क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या SEO एक्टिविटी चल रही है ठीक तरह से, मार्केटिंग की एक्टिविटी चल रही है, कोई नया प्रोडक्ट रिलीज होना था, क्या डिले चल रहा है, वो 1,000 कस्टमर क्यों है, या ये मार्केट की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो ये लाइव डैशबोर्ड विद लाइव पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रीब्यूट एंड डिलीवर, वो एक उसका बेसिकली उसका एक प्रॉपर डैशबोर्ड होना चाहिए उसके पास हमेशा, और उसको हर घंटे रिपोर्ट्स दिखनी चाहिए, तब वो काफ़ी अच्छे एक्शन ले सकता है। ये चीज़ मैंने आपके ऑफिस में आज भी देखी, पहले भी देखी थी। आपने यहाँ पर ही डैशबोर्ड लगा रखा है, जैसे टीम भी अकाउंटेबल हो गई, आपका शायद ज़्यादा इंसाइट्स आते होंगे। और आज से 3 साल पहले, 3.5 जब भी हमने किया था, उस टाइम पे भी यहाँ पे इंसाइट्स चल रहे थे। तो ये एक अकाउंटेबिलिटी का भी अच्छा तरीका हो जाए कि टीम मेंबर्स को डायरेक्टली पता लग रहा है कि हम KPIs पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है। तो जैसे आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो कर रहे हो, तो इनमें से क्या चीज आपकी एक मसल मेमोरी बन गई है? इंट्यूशन, हसल, कंट्रोल, या प्रोडक्ट ऑब्सेशन? मतलब जैसे हम ग्रो करते हैं तो हमारे बहुत सारे रोल्स ना बट जाते हैं। आज इस लेवल पे शायद आपको हसल करने की जरूरत नहीं है, एज एन कोड फट गया तो कोड वाले लोग बैठे हैं जो सॉल्व करके देंगे। तो ऐसी क्या चीज है इन 4-5 चीजों में से जिसमें, मतलब मैं बोलता हूँ कि मेरा मत्था सनक गया ऑफिस के अंदर, मैं बोलता हूँ भाई ये चीज टॉलरेट ही नहीं करूंगा मैं। तो ऐसे क्या चीज है कि जो है? नहीं, तो सबसे पहला सवाल देता हूँ, मसल मेमोरी को बोलेंगे या आई मीन द थिंग जो सबसे ज्यादा गेट्स होन्ड इज इंट्यूशन। तो अगर कुछ फटा हुआ है तो कई बारी बिना डेटा देखे मुझे समझ आ जाता है क्यों फटा, राइट, बिकॉज ऑफ द मसल मेमोरी, राइट। और अगर मैं डेटा देखता हूँ, कई बारी बिना रोज एंड टेबल्स देखे, बिना AI के मेरे को समझ आ जाता है कहाँ प्रॉब्लम है, और बिकॉज मैं रोज देखता हूँ, आई एम लुकिंग एट द डेटा एवरी आवर एवरी डे, सो दैट मसल मेमोरी बोलो या ह्यूमन की इंटेलिजेंस इज इंक्रीजिंग ऑल द टाइम। सो आई थिंक दैट इज व्हाट इज चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज अगर आप ये चीज़ मेरे से 3-4 साल पहले बोलते, ऐसे नहीं है, मेरे को भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। बट आज की डेट में सोते सोते समझ आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। पहले के टाइम करके चले तो ऐसी कौन सी आपकी हैबिट्स थी
जो कि आपको लगता है वेस्ट ऑफ टाइम थी? यार वो मैंने ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उस पर अटेंशन दी, शायद मुझे उतनी देनी नहीं चाहिए थी। जिस पे मेरे को ध्यान नहीं देना चाहिए था, आप कह रहे हो? आपको लगता है बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट ऑफ टाइम? जैसे अभी दीपेंद्र जी ने एक पोस्ट डाला कि मैं जब वो लीप कंपनी छोड़ रहे थे कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को वापसी बुला रहे हैं, शायद मेरा बिहेवियर उनके साथ सही नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। शायद उनको रियलाइजेशन हुआ कि उन्होंने किसी को अलग तरीके से ट्रीट किया होगा, ये उनको लगा। ऐसे कुछ भी नहीं, वो तो मैं आपको अलग से बताता हूँ पीपल, बट लेट मी सी कि सम एक्टिविटीज दैट आई वुड डू, यू नो, विच आर वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो टाइम वेस्ट होते हैं, आई नीड टू थिंक। बट ऑन द पीपल साइड, जो एक मेरी गलती, देखो शुरू में जब आप बना रहे हो कंपनी, तब तो आपको वो लोग लेके आने हैं जो आपको ट्रस्ट करते हैं, राइट, टू गेट यू टू द थिंग। बट जब आप एट अ ग्रोथ स्टेज, जब यू नो व्हेन कंपनी बन गई है, ग्रोथ स्टेज पे पहुंच गई है, ग्रो कर रही है, आप उस टाइम कई बारी आप पुराने लोग लेके आते हो जो आपके साथ पहले काम किया है या आपके साथ पढ़ाई किया है, थिंकिंग कि ये यू नो आपको जो आपको मेमोरी थी, दे वर वेरी गुड विद यू नो परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस कंपनी। आपको लगता है कि उन्होंने काफ़ी फोड़ा वहाँ पे, लेकिन जब आपको एक नए जर्नी में ज्वाइन करते हैं वो लोग, तो दे फेल, और काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है, बिकॉज आपकी रिलेशनशिप भी होती है उनके साथ, तो आप एक्सट्रिकेट करना बड़ा मुश्किल है। मतलब देन पार्टिंग वेज इज़ वेरी डिफिकल्ट, और काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। एंड वो इसलिए है क्योंकि पिछली ज़िंदगी में जब आपके साथ वो स्कूल जाते थे, या आपके साथ कॉलेज जाते थे, या आपके साथ पहले काम करते थे, वो पिछली ज़िंदगी में एक अलग कॉन्टेक्चुअल जर्नी में थे, राइट, अलग एज प्रोफाइल थी, अलग लर्निंग और अलग एवोल्यूशन थी। और आज की डेट में उनकी लाइफ स्टेज अलग है, शायद हमारी स्टेज अलग हो गई है। और हमारी स्टेज अलग हो गई है। पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल चुका है, राइट। तो ये मतलब ये चीज़ एक ऐसे मैंने की जिसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ, और 4-5 बारी ऐसा किया। ठीक है। और कुछ ऐसी हैबिट्स भी थी जो कि टाइम वेस्टर लगती है आपको, जो उस टाइम करते थे? तो जब आप शुरू में अपनी कंपनी चालू कर रहे हो, तब क्या होता है कि काफ़ी लोग आपको मिलना भी चाहते हैं आउट ऑफ क्यूरोसिटी। आपको लगता है कि कुछ शायद निकलेगा। तो उस पीरियड पे काफ़ी टाइम ये होता था कि ये मीटिंग्स करने पे टाइम वेस्ट होता था काफ़ी, और मेरे को आज भी लगता है वो सारा टाइम वेस्ट था। तो हमारे पास दिन में खाली 10-12 घंटे हैं, ठीक है। 8 घंटे तो हम सोते हैं, सोना चाहिए, राइट, और 4 घंटे खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, राइट। तो आपके पास 10 घंटे हैं दिन में, 12 घंटे हैं दिन में, तो आपका सबसे महंगी चीज़ टाइम है। तो जो एक मैं गलती की शुरू में कंपनी शुरू करने के टाइम, वो ये थी कि मैं काफ़ी लोगों से मिलता था, और उसको अगर मैं आज रिफ्लेक्ट करूँ तो टाइम वेस्ट होता था। अब ऐसा क्यों कि आप अपने से नीचे वालों से मिलते थे, इसलिए आपको लगता है? नहीं, नीचे ऊपर की बात नहीं है, काफ़ी डाइवर्स लोगों से मिलता था। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने जब फाउंड अनफिल्टर्ड शुरू किया, मेरी एजेंसी अच्छी स्केल कर रही थी, बट सबसे मिलके ना कुछ ऐसी इनसाइट मिली जो शायद उन्होंने मेरे को बताया भी नहीं पॉडकास्ट के अंदर। बट जैसे मैं आपकी बात करके चलूं, तो मुझे आपकी पर्सनैलिटी से मजा आ गया था। मैं घर जाके अपनी वाइफ को बोला, मैं कहा मेरे को याद है सर्दियों का टाइम था और आपका एसी चल रहा था 18 पे। पीछे से लाइट आ रही थी कैबिन के अंदर, एसी चल रहा था, और वो टी शर्ट में थे, उनको गर्मी नहीं लग रही, और आपका ग्रूमिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। तो मैंने कहा उन्होंने शर्ट पहन रखी थी, कॉलर एकदम टाइट, जैसे अभी मेरे लिए नई शर्ट पहनी है उन्होंने। ये मैंने उसको कुछ दिया, तो एक परसेप्शन बन गई, आप ये मान के चलो। ऐसी ना मेरे हर एक फाउंडर के साथ में कुछ ना कुछ नई नई लर्निंग्स ली। See, जो आप what you are doing, so don't compare ना, because when you are doing a podcast, right, you are actually creating value for a end viewer. तो आप you are creating a product, correct? बट जो मैं आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ, जैसे आज की डेट में भी, जो कि मैं काफ़ी ये सीख लिया, काफ़ी लोग बोलते हैं यार पार्टनरशिप करते हैं, तो ऐसी काफ़ी सारी ईमेल्स आती हैं, ऐसी काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, राइट। कोई बोलता है कि अच्छा एक ये आइडिया है कि आप आईएनडी मनी को ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना दूंगा, ठीक है। फिर कोई और बोलता है कि हमारे को B2B प्राइवेट लेबल सोल्यूशन दे दो। ऐसे बहुत सारी नॉइज़ आती है।
तो गेम ये जो मेरे को समझ आई कि एक फाउंडर का टाइम इन चीज़ों में बहुत वेस्ट हो सकता है एंड यू हैव टू अवॉइड दिस, यू हैव टू, द गेम इज टू कट द नॉइज आउट। और उसको डिफाइन कैसे किया जाए? जैसे अगर मैं वो आप बहुत बहुत आसान है वो तो, अगर आपने बोला है कि इस क्वार्टर मेरे मेरे ऑब्जेक्टिव ये 4 हैं और आपने डिसाइड कर लिया है, अनलेस कोई वॉर हो रही है, कुछ हो रहा है तो कुछ चेंज हो सकता है, जैसे अभी जैसे वॉर हो रही है, बट आपने ये 4 ऑब्जेक्टिव्स या 5 ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए हैं और आपने उसको प्रायोरिटाइज कर लिया है, फिर बीच में कुछ नहीं आ सकता। एंड देन यू से ये 5 ऑब्जेक्टिव जो मैंने डिसाइड किए हैं इसको कैसे मदद कर रहा है ये ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का तो हमने कुछ सोचा भी नहीं है और फोकस भी नहीं है, आउट, बिल्कुल आउट। यू हैव टू बी वेरी कोल्ड ब्लडेड अबाउट इट। अगर आप हैबिट से ही चल के चले तो अभी आपका कैलेंडर कैसा दिखाई देता है? और आप कैलेंडर को प्लान कैसे करते हो? खुद करते हो, टीम करती है? कोई लोग कहते हैं सैटरडे प्लान करो, कि सैटरडे आप जब घर जाते हो। कई लोग कहते हैं मंडे मॉर्निंग प्लान करो। तो आप कैसे कैलेंडर को देखते हो? देखो, ब्रॉड लेवल पे कैलेंडर प्लान्ड है। 70% ऑफ माई कैलेंडर इज रिव्यूज। मैं आज की डेट में भी आई गेट इन्वॉल्व एवरी वीक विद एवरी पॉड लाइन ऑफ बिजनेस। तो हमारे यहाँ पे जैसे यूएस स्टॉक्स का है पॉड, तो यूएस स्टॉक्स टीम के साथ में बैठता हूँ हर हफ्ते 2 घंटे। इंडियन स्टॉक्स जो कि हमने पिछले 1.5 साल में लॉन्च किया, यूएस स्टॉक्स तो हमारा मेन फोकस था ही शुरू में, उसके बाद हमने कहा इसी ऐप पे हम इंडियन स्टॉक्स भी इन्वेस्ट कर सके एक कस्टमर, तो इंडियन स्टॉक्स टीम के साथ 2 घंटे, म्यूचुअल फंड्स के साथ, ऐसे ऐसे करके, देन जो प्लेटफॉर्म टीम है, ऐसे ऐसे करके डिफरेंट टीम्स के साथ मैं 2 घंटे हर हफ्ते लगाता हूँ, जो कि और कोई भी फॉलोअप होता है, जो कि समझिए 60 to 70% ऑफ द कैलेंडर गेट्स फिल्ड बाय रिव्यूज। ओके, उसके बाद मैं अबाउट 15% टाइम रखता हूँ, 15 से 20% टाइम रखता हूँ मैं ऑन माई ओन टास्क्स। 20% टास्क्स आर मार्क्ड ऑन माई कैलेंडर एवरी डे, जो कि मेरे को करनी है। जहाँ पे क्या करते हो? जहाँ पे एक तो प्रायोरिटाइजेशन पे रिफ्लेक्शन, उस पर काफ़ी टाइम लगाता हूँ। दूसरा मैं प्रोडक्ट का जो डेटा है उस पर मैं काफ़ी टाइम लगाता हूँ। सो जो भी मेरे को इंडिविजुअली करना है, सो दैट इज़ बेसिकली 20%। और यहाँ पे माइंडसेट आपका टाइम ब्लॉकिंग वाला रहता है कि ये 2 घंटे इस काम के लिए टाइम बॉक्स रहता है, बेसिकली टाइम बॉक्सिंग आई डू। एंड देन उसके बाद अबाउट 5% टाइम मेरा जाता है एक्सटर्नल इंटरव्यूइंग में। ठीक है। एंड जो कि पहले बहुत होता था, पहले वो उस पर 30-40% होता था, अब 5% हो गया है, सून शायद क्लोज टू 0 हो जाए। और बैलेंस 10% इज ऑन एक्सटर्नल मीटिंग्स विद पीपल। एज एन इन्वेस्टर मीटिंग्स? External meetings. External could be a meeting in asset management company, AMC, bank, right? Because we work with a lot of banks, regulators. स्टेक होल्डर मीटिंग? You can call it stakeholder, partners, regulators, and so on and so forth. तो वहाँ पे 10 से 15% टाइम जाता है। और आपके कुछ पीक आवर्स भी होते हैं? जैसे अगर मैं अपनी बात करके चलूँ तो मेरे को सूरज ढलने के बाद ज़्यादा मजा आता है काम करने। मैं आपकी तरह ही हूँ बिल्कुल, बल्कि बट चेंज करना चाहिए। अब मेरे को कोई ये समझा रहा है कि 12 बजे तक सो जाना चाहिए और मैं सोता हूँ रोज़ 3 बजे सुबह, बट अब मेरे को बोल रहा है कि मेरी एज पे 12 बजे सो जाना चाहिए और 8 घंटे सोना चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी वो चेंज आया नहीं है। तो मेरा पीक आज रात के 12 बजे से 2 या 2:30 बजे तक ये काफ़ी सारी मैं ऐसे टास्क करता हूँ, डेटा देखता हूँ दिन का, जो भी प्रायोरिटाइजेशन है वो देखता हूँ, प्रोडक्ट जर्नीज देखता हूँ, प्रोडक्ट का डेटा देखता हूँ। मीटिंग्स नहीं करते पीक आवर्स के अंदर कि अगर कोई रिव्यू मीटिंग है तो रात को 12 बजे बुला लिया सबको? नहीं, वो नहीं करता मैं, वो अवॉइड करता हूँ। जितनी भी रिव्यू मीटिंग्स है वो ड्यूरिंग द डे होती है। जैसे आपके बाद इसके बाद हमारी फाइनेंशियल लाइफ की मीटिंग है 5:30 बजे, ठीक है? ठीक है। तो वो हमारी ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम होती है। ठीक है। और इसके अंदर भी कुछ ऐसा करते हो कि जैसे अगर आप ऑफिस में आए तो उस टाइम पे एनर्जी आपकी अलग होगी, तो एक मीटिंग करने के बाद में एनर्जी कुछ अलग हो जाती है, तो उस टाइप से भी प्रायोरिटाइज करते हो कि ये वाली मीटिंग थोड़ी ड्रेनिंग होने वाली है तो उसको इस टाइम पे स्लॉट पे डाला जाए? तो नहीं तो वी हैव टू बी ऑल्सो प्रैक्टिकल। जैसे कि हमारी इंडियन मार्केट्स की जो मीटिंग है वो मार्केट बंद होने के बाद होती है,
बिकॉज जब मार्केट खुला हुआ है, ट्रैफिक आ रहा है, तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब द टीम। तो उसके हिसाब से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। डिपेंड, बिकॉज हमारी जो बिजनेस इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक एक लाइव इवेंट हो रहा है हर रोज। तो सुबह 9:15 बजे मार्केट खुल रहा है। तो कुछ इमरजेंसी मीटिंग्स नहीं होती, जैसे ईरान इजराइल चल रहा है, अचानक मार्केट में एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला? ऐसी कोई मीटिंग नहीं होती हमारी। इमरजेंसी मीटिंग होती है अगर कोई कुछ बहुत ज़्यादा फट गया है, तब इमरजेंसी मीटिंग होती है, राइट। अगर कुछ फट गया है या कुछ बग आ गया प्रोडक्शन में, तब इमरजेंसी हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन आप अगर देखो, हमारी जो बिजनेस है वो सुबह 9 बजे से शुरू होती है और दूसरे दिन 1 बजे सुबह ख़त्म होती है, क्योंकि सुबह इंडिया मार्केट, उसके बाद शाम को यूएस मार्केट। और सून वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग इन कमोडिटीज एंड अदर प्रोडक्ट्स। अब 24 ही घंटे हो जाएगी एक तरह से, राइट। तो इसीलिए इसको मद्देनजर रखते हुए मेरे को आई हैव टू मीट पीपल, राइट। मतलब मेरे को आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब एनीवन। दूसरा, नो वन इज अलाउड टू डू एनी प्रेजेंटेशंस। ठीक है। रिव्यू मीटिंग में कोई भी अपना टाइम ना वेस्ट करे प्रेजेंटेशन बनाने में। प्रेजेंटेशंस आर बैंड। इट्स ओनली द फोकस इज कि ये प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करना है, राइट। डेटा सबको पता है, डेटा छप रहा है सब जगह, राइट। तो ये नहीं कि कोई मेरे को ग्राफ दिखा रहा है, वो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। मेन चीज़ है कि ये यार, ये फनल को कैसे इम्प्रूव किया जाए, या ये कोहोर्ट ऑफ यूज़र को कैसे इम्प्रूव किया जाए, या ये प्रोडक्ट फीचर हमें लॉन्च करना है, तो इसको हम अगर लॉन्च करेंगे तो इसका क्या होगा और कैसे करना है, इस प्रोडक्ट फीचर की यूज़र स्टोरी क्या रहेगी। तो ये फोकस रहता है। अगर हमारे को प्राइसिंग को लोअर लेके जाना है कस्टमर्स के लिए, तो उसको कैसे करना है ताकि हमारा मार्जिन ना डिस्टर्ब हो। तो वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक, वेरी इंगेजिंग। इट्स नॉट बोरिंग कि कोई प्रेजेंट कर रहा है कि पिछले 4 महीनों में ये हमारा ग्राफ है, और कोई पावर पॉइंट या स्लाइड शो कुछ दिखा रहा है, वो सब बिल्कुल बैंड है। देखिए, अगर मैं थोड़ा पीछे आता हूँ, डेलीगेशन जब आप टास्क को करते हो तो उसके लिए ट्रेनिंग कैसे करी जाती है? क्या आप खुद से डेलीगेट कर देते हो, या फिर कोई चीजें डिसाइड कर रखी है कि ये चीज मैं करूंगा और ये चीज मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा? ऐसा कुछ रूल सेट कर रखे? हाँ, तो देखो, एट दिस स्टेज तो हमारी हर टीम का एक लीडर है। जैसे पेमेंट्स का एक लीडर है, यूएस स्टॉक्स का एक लीडर है, इंडियन स्टॉक्स का एक, इंडियन मार्केट्स का एक लीडर है, म्यूचुअल फंड का एक लीडर है, राइट। तो हर चीज़ का एक लीडर है, और वो आगे डेलीगेट करता है। और हर इंडिविजुअल से एक्सपेक्टेशन है, हर लीडर से एक्सपेक्टेशन है वो खुद भी हाथ गंदे करे, हमेशा खाली डेलीगेशन ना करे। और उसकी जो नीचे टीम है वो भी बिल्कुल सिंगल, देयर शुड बी अ सिंगल लाइन। ये नहीं हो कि उसके नीचे भी हायरार्की चल रही है, तो वो अलाउड नहीं है। और इस सब में कुछ चीज़ें मैं कहता हूँ कि मैं करूँगा, और कुछ चीज़ें मैं बोलता हूँ उस लीडर को कि तू करना, और कुछ चीज़ें उसकी टीम कर रही है। तो ऐसे हम डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसको आप कहते हो मैं एलिमिनेटेड है बाय डिफॉल्ट, ये काम मुझसे कभी पूछा भी मत करो, खुद ही कर लिया करो? कुछ ऐसे टास्क जो मतलब मैं कभी नहीं करूँगा। हाँ, और टीम को भी क्लियर है, सबको क्लियर है, और चाहे वो थोड़े इंपॉर्टेंट भी हो, पर आपको पता है कि यार ये इतना तो तुमको आता ही है, तुम कर लिया करो, मुझसे मत पूछा करो। नहीं, देखो, इस स्टेज पे टीम को ऑब्वियसली सब कुछ आता है। हाँ, थोड़ा सा पहले चलते हैं। बट कई बारी क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि, क्योंकि टीम बिजनेस एज यूजुअल में है, राइट। लेकिन कुछ आपको नया करना है, तो आपको टीम को डिस्टर्ब नहीं करना ना इन बिजनेस एज यूजुअल, आपको, राइट। आप, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, हम एक लाइव इवेंट की तरह है, तो आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं करना। तो वो जो टास्क्स हैं, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, फिर आप बोलते हो मैं कर लूँगा, राइट। कुछ ऐसी टास्क जो, हाँ, कई बारी जो एक्सटर्नल इंटरफेसिंग होती है, विच इज़ व्हाट लाइक अ रिलेशनशिप टाइप ऑफ मीटिंग, तो मैं टीम को बोलता हूँ ये तुम मेरे पास मत आओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये तुम देख लेना अपने आप से। स्टेक होल्डर्स से मिलना है, किसी से स्टेक होल्डर से मिलना है, या कुछ कोई मिलना चाहता है जस्ट फ्रॉम अ रिलेशनशिप बिल्डिंग, तो आई लाइक टू अवॉइड। मतलब मेरे को लगता है कि यार वो टाइम ना वेस्ट होए। और अगर अर्ली टाइम्स की बात करके चले तो डेलीगेट कैसे करते थे? जैसे मेरे को पहले वाले पॉडकास्ट में भी समझ में आया, अभी भी आपके साथ वही समझ में आ रहा है, आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में बहुत मजा आता है कि अगर आपका एक रोल भी, मैं खुद से, मतलब मैं बेसिकली मार्केटिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो बहुत बायस बंदा हूँ मैं,
तो मैं कहीं ना किसी पे टैग लगा लेता हूँ, ये बंदा इस चीज में चमकता है इसको, तो मैं आपको प्रोडक्ट मैनेजर की तरह देखता हूँ। तो अब जब आप बिल्ड कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट मैनेजर जब आते होंगे तो आप शायद उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे, ये मेरी थ्योरी है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे वर्सेस बाकी वर्टिकल्स। तो उनको कैसे सिखाते हो कि क्या देखना है क्या नहीं देखना, और कब उनको छोड़ देते हो कि ठीक है यू आर गुड टू गो? हाँ मतलब देखो, उनको सबसे बेस्ट वे सिखाना है, एक तो हम बोलते हैं हमारे बिजनेस में हैप्पी जर्नी, कि कस्टमर आया, जैसे अगर आप फूड डिलीवरी ऐप ले लो, उसने कुछ ऑर्डर किया, ठीक है, चेकआउट किया और उसको फिर डिलीवरी मिलेगी। उनको सिखाने का बेस्ट तरीका ये है जो हम बोलते हैं अनहैप्पी जर्नी, कि कस्टमर ने कुछ ऑर्डर किया और वो जब तक चेकआउट पे आया उसकी इन्वेंट्री ख़त्म हो गई, तो इसको बोला गया कि मैं अब ये प्रोडक्ट नहीं है, तो ये एक हो गया अनहैप्पी जर्नी। तो इसमें प्रोडक्ट मैनेजर का रोल है कि इस सिचुएशन में, जो कि असलियत में है, आप जैसे आप 2 साबुन क्वांटिटी में पड़े हुए हैं उस फूड डिलीवरी उस क्विक डिलीवरी क्विक कॉमर्स ऐप के पास, और जब तक आप चेकआउट आपने साबुन चूज़ किया और जब आप चेकआउट पे आए तो तब तक वो साबुन बिक चुका है, कोई और कस्टमर ले चुका है, तो ये तो एक रियल प्रॉब्लम है। तो आप प्रोडक्ट मैनेजर का काम है ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, इसको हम बोलते हैं अनहैप्पी जर्नीज। एंड अगर वो प्रोडक्ट मैनेजर अनहैप्पी जर्नी सीख सकता है तो फिर वो हैप्पी जर्नीज तो बहुत आसान काम है। और इसके अलावा अगर मैं जेनरिक बात करके चलूँ, डेलीगेशन कैसे करी जाए? अगर कोई हमको देख रहा है तो वो अपनी टीम हायर कर रहा है और वो चाहता है कि अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, कि ये जो काम है ये किसी और को सिखाऊं और आगे बढ़ूं। एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल। ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, एक मैं सिंपल नॉन टेक्नोलॉजी का एग्जांपल लेता हूँ। तो आप कहते हो कि मेरे को एक घर बनाना है, ठीक है, एक घर बनाना है एक प्लॉट ऑफ लैंड पे। तो उस घर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक आपको डिज़ाइन चाहिए, आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्ट कौन होगा, तो आपको लिखना है क्लियरली इसका डिज़ाइन या आर्किटेक्चर कौन, ओनर कौन है उसका। फिर आपको चाहिए मेसन्स, दीवार खड़ा करने के लिए, छत करने के लिए। फिर आपको चाहिए पेंटर्स, फिर आपको चाहिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस करता है, फिर आपको इलेक्ट्रीशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए। तो जैसे एक घर बनता है या एक बिल्डिंग बनती है, कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोडक्ट, कोई टेक्नोलॉजी, नॉन टेक्नोलॉजी, यही है, आपको लिखना है उसके सामने डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल कौन है। हाँ, जब आप स्टार्टअप हो और डे 0 पे हो तो आपका आर्किटेक्ट प्लस मेसन वो एक ही आदमी होगा, ये आपको समझना है, राइट? ठीक है, तो और आपको लिखना है कि आर्किटेक्ट प्लस मेसन साहिल, और साहिल को ये चीज़, ये टास्क है और ये 2 हफ्ते में ये डिलीवर कर देगा, ठीक है। उसके बाद लेट्स से कोई और है, प्रेम मेरा इलेक्ट्रिशियन भी है और मेरा पीओपी का भी काम करेगा वो। तो आपको क्लियरली बोलना है कि ये भी 2 हफ्ते में, जैसे ये काम खत्म होगा उसके बाद ये 2 हफ्ते में ये काम पकड़ लेगा। तो आपको डेलीगेशन करने के लिए आपको क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटनी है। इसमें एक जो छोटी सी ट्रिक रहती है स्पेशली फॉर अर्ली स्टेज, वो ये है कि कई बारी क्या होता है कि आपके पास जैसे 4 लोग हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि उन 4 लोगों को क्या नेचुरली समझ आता है, चमकता है, और क्या करने में उनको भी मज़ा आता है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है हमेशा, राइट, कि इस आदमी को ना पेंटिंग का बड़ा शौक है और इस आदमी को डिज़ाइनिंग का भी बहुत शौक है। तो ये आपको समझना है कि उन रिसोर्सेज में उनको क्या चमकता है और क्या करने में मज़ा आता है। क्योंकि अगर आपने एक आदमी को जिसको पेंटिंग का बहुत मज़ा आता है उसको बोला कि तू दीवार खड़ी कर दे, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो वो फिर कर लेगा लेकिन प्रोजेक्ट्स में डिले होंगे ही, पैशन से नहीं काम होगा। और आइडेंटिफाई कैसे होगा? गट, तो इंट्यूशन? नहीं, इंट्यूशन नहीं, वो थोड़ा सा पैटर्न से पता चलता है, राइट। जैसे आप एग्जीक्यूट करो, थोड़ा सा पैटर्न से पता चलता है, कॉन्वर्सेशन से पता चलता है। या सबको थोड़ा थोड़ा वही सेम काम करा के देख लो, ऐसे देख लो, अलग अलग टैक्टिक्स हैं। एक चीज और, कब कोई चेक करेगा कि दिस इज द राइट टाइम टू डेलीगेट? टू अर्ली तो नहीं हो गया? कि क्योंकि आप जब आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो फाउंडर के दिमाग में जो आइडियाज है शायद टीम के पास में उस लेवल के आइडियाज ना हो। तो फाउंडर जब डेलीगेट करता है तो
वो वाले टास्क की प्रोग्रेस भी कभी कभार स्लो डाउन हो सकती है। तो कब, व्हाट इज द राइट टाइम डेलीगेट करने का? देखो, as I said earlier, right now the founder can, depending upon the stage of life cycle of the product, right? अभी तो founder MVP stage तक तो खुद भी बना सकता है प्रोडक्ट। अगर एक फाउंडर सारा ही कुछ डेलीगेट कर देता है शुरू में, तो खुद नहीं सीखेगा जल्दी से, चांसेस ऑफ फेलियर इज वेरी हाई। तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट स्टेज 1, विच इज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वैलिडेशन, बिजनेस मॉडल तक फाउंडर हैज टू बी इन्वॉल्व फुली and has to matlab limited delegation, right? He has to work with multiple people with limited delegation. Even today's date, right, at growth stage also, as a founder, मेरे को I have to be on top of the game. I have to be. चाहे मतलब मैं कुछ भी बोल लूँ theoretically कि यार सब बढ़िया है सब. Everybody is empowered. वही आप बता रहे हो, रात को 12 बजे भी आप But you have to be on top dashboard of the देख रहे हो। game. Because देखो, the way, you know, intuitively the way a founder gets wired into see कि यार कौन सा बटन दबाना है, कौन सा नहीं बटन दबाना, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, राइट? कब कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करना है, कैसे टीम का स्ट्रक्चर चेंज कब कैसे करना है, राइट? तो ये सब आप तभी कर पाओगे अगर आप बिल्कुल वायर्ड अप हो। मतलब हाँ, सही बात है। जितना आप बिजनेस में घुसोगे उतना ही इनसाइट्स आएंगे, उतना ही डेटा आएगा, उतना आइडियाज क्लिक करेंगे। What I would like to say is you have to be on top of the game. You have to be, and especially in today's date and age. वो दिन गए पुराने जब एक प्रमोटर होता था और वो प्रमोटर फिर अपने पैसे लगा के प्रोफेशनल्स को बोलता था बिजनेस बना दे, बिजनेस बन भी जाते थे, बट अब वो दिन गए। एक क्वेश्चन आपसे ही निकल के आता है, एज यू स्केल तो बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो आपको जल्दी लेने पड़ते हैं। तो कई बार डिसीजन की क्वालिटी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि आप जैसे इस स्टेज पे आप हो तो आपके पास में मल्टीपल टीम्स हैं, मल्टीपल टीम्स के साथ में मल्टीपल इनसाइट्स निकल के आ रहे हैं। तो डिसीजन की क्वालिटी को कैसे कंट्रोल रखा जाए, या फिर होता है? देखो, जो मेरा व्यू रहेगा वो ये है कि देखो, हम भगवान तो है नहीं, तो हम गलतियां बहुत करेंगे, पर खाली आपको फटाफट से उन गलतियों को सुधारना है। व्हाट आई नाइसली से, फेल फास्ट, आइटरेट फास्ट। तो डिसीजन को डिले मत करो। मैंने काफ़ी कंपनीज को देखा है डिसीजंस को डिले करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। फास्टर डिसीजंस इज मच फास्टर डिसीजंस जो कि गलत हो सकती हैं इज बेटर देन नॉट टेकिंग डिसीजंस और स्लो डिसीजंस। और व्हेन टू रियलाइज कि वो डिसीजन रॉन्ग है? देखो, सबसे ज़्यादा सच आपको दिखता है अगर आप डेटा को देखो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, तो आप कई एग्जाम्पल लेते हैं, आपने बोला रॉन्ग हायर किया, रॉन्ग हायर करने के बाद आपको दिखाई दिया कि दैट इज क्लियर है ना? देखो, हमारे यहाँ तो जैसे बहुत मेजरमेंट इज, एंड दिस इज व्हाट आई वुड टेल योर ऑडियंस कि मेजर एवरीथिंग, मेजर एवरीथिंग। और वो थ्रेशोल्ड क्या रखा जाए कि इफ दिस ब्रेक्स देन हम मान के चलेंगे? क्योंकि जैसे मैं आपने हायर किया, आपको अब बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि या तो जिसको आपने हायर किया उसको कुछ डिलीवर करना है इन 3 हफ्तों में आफ्टर हिज इंडक्शन और राइट, विच इज लेट्स से प्रोजेक्ट डिलीवरी। दैट कुड बी 1 माइलस्टोन। और एंड द सेकंड थिंग कुड बी आपने हायर किया, उसने इस बिजनेस को या कन्वर्जन फनल को इम्प्रूव करना है। अभी 4% पे चल रही है, उसने सोच के उसको 5% पे लेके जाना है। तो अगर वो कन्वर्जन फनल को 5% पे नहीं लेके गया, मतलब आपके बायर्स नहीं बढ़ रहे या आपके कस्टमर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो उस हायर का कोई फ़ायदा नहीं है। या अगर उसने वो 3 हफ्ते का प्रोजेक्ट नहीं आपको डिलीवर किया, तब भी नहीं था फ़ायदा। तो दोज डिसीजंस, दैट वाज अ डिसीजन यू टुक ऑफ हायरिंग, बट अगर इट्स नॉट वर्किंग आउट, आपको यू शुड चेंज। और कुछ केपीआईज भी रखने चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल केपीआईज में आ गया ना सब कुछ। मैं मार्केटिंग की बात करके चलता हूँ, क्योंकि मैं वो बेटर आपको समझा पाऊंगा। जब हम एड्स चलाते हैं कोई नए ब्रांड के लिए, तो स्टार्टिंग में कैक ज़्यादा ही आएगा, तो वो लॉस होना ही है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब ब्रेक इवन आएगा, उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी अचीव होगी। देखो, तो ऐसा ना हो कि ये जो डाउन कर्व है हमने इसी में डिसाइड कर लिया कि दिस इज द रॉन्ग डिसीजन। फॉर मार्केटिंग तो ये सारे जितने भी सिस्टम्स हैं, दे लर्न देन दे प्रोवाइड द राइट कैक, ठीक है? सो ऑब्वियसली यहाँ पे गेस्टेशन पीरियड वोंट बी 15 days। यू हैव टू से गेस्टेशन पीरियड टू नो कि आपने एक डिसीजन अच्छा लिया था या गलत लिया था ऑफ अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर।
वुड बी मोर लाइक 3 months। 3 महीने में तो समझ आ जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये नहीं हो कि आप 1 साल लगा रहे हो, वो महंगा पड़ेगा आपको। तो मतलब हम हर एक डिसीजन का एक गेस्टेशन पीरियड भी बना सकते हैं कि हम कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी बिजनेस का, कोई भी वर्टिकल का, कि हम इतने टाइम तक देखेंगे, इफ दिस हैपन देन। एब्सोल्युटली। देखो, अगर आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर हायर किया, उसका काम इज टू इम्प्रूव द कैक, इफ नॉट कैक, नहीं तो कैक एंड रेवेन्यू का रेशियो इम्प्रूव करना है उसको, राइट? या कैक नहीं कम हो रहा तो रेवेन्यू बढ़ा दे, क्वालिटी ऑफ कस्टमर बढ़ा दे, कुछ भी, राइट? कुछ तो केपीआई का आउटकम आना चाहिए, राइट? ठीक है। अब थोड़ा एआई की तरफ भी सोच होते हैं। अभी मैंने आपके बारे में रिसर्च करा, आपने कहा अपने अपने वर्टिकल्स में एआई डाल दिया है, तो एआई आपकी कंपनी में भी किस टाइम पे काम कर रहा है और किस लेवल पे काम कर रहा है? क्या टीम रिसर्च करने के लिए चैट जीपीटी करती है, उस लेवल पे हो रहा है, या फिर हमने प्रोडक्ट लेवल पे भी अच्छे लेवल पे एआई इंटीग्रेट? तो मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। फर्स्टली, एआई का इस्तेमाल बेसिकली 3 तरीके से हो सकता है, राइट? एक तरीका है कस्टमर फेसिंग, जिससे कस्टमर को फायदा हो रहा है, राइट? जो कि आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे आता है या वेबसाइट पे आता है, कस्टमर को फायदा हो रहा है, विच वी कॉल एज कस्टमर फेसिंग। दूसरा हो सकता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंड तीसरा हो सकता है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑन द कस्टमर फेसिंग। सो कस्टमर फेसिंग में काफ़ी कंपनीज ने, नॉट जस्ट अस, कस्टमर सर्विस काफ़ी हद तक एआई पे लोड कर दिया है। तो इसका मतलब जैसे हमारी जैसी कंपनी में अब ऑलमोस्ट 80% ऑफ ऑल द क्वेरीज, टिकट्स आर आंसर्ड बाय एआई, ठीक है? एंड इसका मतलब ये है कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जो है, या कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव नाउ नीड्स टू स्टार्ट बिकमिंग अ स्पेशलिस्ट। तो उसका काम होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? जैसे कोई कस्टमर कहता है, कस्टमर आता है, विड्रॉ का बटन दबाता है, कुछ फट गया, या उसकी बैंक की कोई एपीआई फट गई, कुछ हो गया, राइट? हमारे इंडस्ट्री में कुछ काफ़ी इंटीग्रेशंस हैं। तो अब वो कस्टमर सर्विस या कस्टमर स्पेशलिस्ट या कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्वर को वो प्रॉब्लम हल करनी है एंड टू एंड, राइट? जैसे पहले तो कस्टमर पूछ रहा है कि ये कैसे होता है, तो वो जवाब देता था, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? वो तो अब एआई बॉट इज आंसरिंग। या अगर कस्टमर बोलता था ऐसा क्यों हुआ, दैट इज ऑल्सो बीइंग आंसर्ड बाय बॉट। बट अगर सच्ची में कुछ टूट गया है, उसको जोड़ना है, तो वो तो अब कस्टमर सर्विस की प्रॉब्लम है। तो एक तो यही यूज केस है। मेरे ख्याल से अब काफ़ी कंपनीज ऑफ आवर स्केल हैव एम्ब्रेस्ड एआई फॉर कस्टमर सर्विस यूज केस। दूसरा है, हमारी जैसी कंपनी में हर कंपनी का जो पेज होता है या स्टॉक का जो पेज होता है, उस पे जो कंटेंट है, जो कि आप न्यूज़ ले लो, लाइव कंटेंट जो उस कंपनी के बारे में चल रहा है, वो सारा वो हमारा जेन एआई के थ्रू क्रिएट हो रहा है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी बिग कंज्यूमर फेसिंग इम्पैक्ट। तीसरा, हमने ट्रेडिंग टूल्स लॉन्च किए थे। सो जितने भी ट्रेडिंग आइडियाज एंड ट्रेडिंग इंडिकेटर्स हैं, वो भी अब एआई माइंड करके एक बॉट है, जो कि कस्टमर्स उसको इस्तेमाल कर सकते। मतलब वो इंडिकेटर लगा के नहीं, लगा के नहीं, वो आप बोलो उसको कि मेरे को इन इंडिकेटर्स पे स्टॉक्स ढूंढ के दे, तो वो ढूंढ लेता है, राइट? ठीक है। तो अगर आप ये देखो, हो ये रहा है कस्टमर फेसिंग यूज केस में, हो ये रहा है कि जो इंफॉर्मेशन या जो टास्क एक कस्टमर को करने थे, वो अब आसान हो गए, शॉर्ट हो गए। और जो चीज़ें बहुत सारे लोग लगते थे पहले, अगर पहले आप जाओ 2 साल पहले जाओ, तो जो कंपनीज हमारे सेक्टर में है, वो न्यूज़ लिखने वाले लोग लिखते थे न्यूज़, राइट? तो वो अब हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये तो कस्टमर फेसिंग हो गया। इसी तरह हम अपने माइंड को अब माइंड असिस्टेंट भी लॉन्च कर रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं कस्टमर फेसिंग पे। तो वो तो एक अच्छा प्रोवन चीज़ है। बट मेरे ख्याल से इसमें जो ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि अच्छी तरह से क्रैक करना है हम जैसी कंपनी को भी, वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो आज की डेट में आप कहते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि आपको एक मेड सर्विस, हाउस हेल्प सर्विस लॉन्च करनी है। तब वो हाउस हेल्प सर्विस लॉन्च करने के लिए आपको एक टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी जो कि हाउस हेल्प फेसिंग है, एक टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी कस्टमर फेसिंग है, आपको इन चीज़ों के डिज़ाइन बनाने पड़ेंगे, आपको इन चीज़ों की जो भी आपके ह्यूरिस्टिक्स बनाने पड़ेंगे, आपको पेमेंट सर्विस बनानी पड़ेगी। तो ऐसे करके आपको
50 सर्विसेज बनानी है, राइट फ्रॉम डिजाइनिंग टू देन शिपिंग इट. आई थिंक दैट्स द अदर थिंग जो कि हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं कि या एंड टू एंड डेवलपमेंट कैन बी पुट इट ऑन AI. बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी ब्रोकन है ये. आप बोलते हो मेरे को एक कोड लिखना है तो आप कर्सर को बोलते हो, वो कोड लिख देता है. आप बोलते हो मेरे को डेटाबेस बनाना है, वो अलग से. तो कैन वी, सो इसको स्टिच कैसे किया जाए QA से लेकर रिलीज तक, ताकि असलियत में जब आप ऑफिस ड्राइव कर रहे हो, आपने प्रॉम्प्ट भेज दिया कि हाँ ये है, वो रिलीज कर दे, QA कर दे, फाइनल एक मैनुअल टेस्ट के लिए छोड़ दे, और ऐसी डेवलपमेंट अब पॉसिबल है. हाँ, मतलब अभी जो ओपस 4.6 आया है, उसके बाद एजेंटिक बहुत बेहतर हो गया है. एब्सोल्युटली. हम भी यही कर रहे हैं. मतलब बेसिकली क्या है, चैट जीपीटी से बात करो. मैं सबको एक फ्रेमवर्क देता हूँ, किसी को भी एमवीपी बनाना हो, चैट जीपीटी में ऑडियो वाला ऑन कर लो और उससे डिस्कस करो. उसको वो मेरे को ग्रिल कर, मेरा आइडिया ये है कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ. अब उससे बात करके आपको 10 आइडियाज और क्लिक हो गए. कॉन्वर्सेशन काटो, उसको बोलो मुझे PRD बना दे बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन, और इसको डीप रिसर्च कर दो, तो आपको इंटरनेट से भी कुछ आइडियाज ला के दे देगा. उस PRD को डाल के किसी भी क्लाउड पे चले जाओ, कोडेक्स पे चले जाओ, विंडसर्फ पे चले जाओ, एंटी ग्रेविटी पे चले जाओ, वहां डाल के कहो कि भाई बेस्ड ऑन दिस प्लान मुझे फाइनली ये प्रोडक्ट रेडी करके दे दे. तो पहले क्या होता था, वो कंटिन्यू पूछता था. अब ओपस 4.6 से चीजें और बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है. अभी एक टूल बता रहा था मेरे को मेरा टीम मेंबर, अल्ट्रा वर्क करके एक्सटेंशन है, उसमें आपसे पूछ भी नहीं रहा, कोडेक्स से लिंक हो गया, आपने एंटर मारा, प्रोडक्ट एंड टू एंड डिप्लॉयड, टेस्टेड. अब आपको फाइनली चेक करना है कि हाँ बना या नहीं बना. तो शायद नोवल आइडियाज के लिए मुश्किल है कि नोवल आइडिया, कोई नया आइडिया किसी ने कुछ बना लिया जो एग्जिस्ट नहीं करता था. बट जैसे किसी को CRM बनाना है, किसी को ई-कॉमर्स ऐप बनानी है, या ई-कॉमर्स का उसको कह रहा है ई-कॉमर्स की जगह मैं यहाँ पर सब्जियां डालूंगा, वो कहता है मैं यहाँ पर मसाजर्स डालूंगा. तो है वही आइडिया, बस थोड़ा सा UI चेंज हो जाएगा, आइटम चेंज हो जाएगी. ये 1 क्लिक में बनने वाली चीजें हो रही है. जो आपने एग्जाम्पल दिया, बट एक्चुअल रियलिटी देखते हैं, राइट. जैसे आपको मार्केटिंग को ऑटोमेट करना है फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो ऑब्वियसली क्लॉड कैन हेल्प यू जनरेट द सिस्टम्स, बट आपको यू हैव टू स्टिल फिगर आउट द इंटीग्रेशंस. आपको फिगर आउट करनी है कि मैं गूगल की कौन सी APIs इस्तेमाल करूं और कैसे इस्तेमाल करूं, मेटा की APIs कैसे इस्तेमाल करूं. फिर आपको ये भी करना है कि मैं इसको क्रिएटिव सप्लाई कैसे दूं, फिर इसको मैं फीडबैक लूपिंग कैसे दूं ताकि ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट लूप में जाए, राइट. तो वो सब आपको वो ये सब सोचना है. बट अ लॉट ऑफ कोड राइटिंग, लॉट ऑफ स्टिचिंग, लॉट ऑफ डैशबोर्ड्स फॉर योर मार्केटर्स एंड ऑल, दैट कैन बी ऑटोमेटेड. इनफैक्ट अभी क्या हो गया, जैसे मैं डेवलपमेंट बैकग्राउंड से नहीं आता, बट ये मान लो मैं हफ्ते में 1 MVP बनाता हूँ, कुछ भी. मैं अपनी बेटी को कहता हूँ, अपनी वाइफ को कहता हूँ कुछ बनवाना है, मेरे को प्रैक्टिस करनी है, मुझे बता, मैं बनाऊंगा. तो मेरे को एक प्रॉब्लम आती थी कि कहीं से कोई API निकालना है, जैसे फेसबुक पे जाके ऐप बनानी है, वहां से एक API निकाल के कुछ करना है. मैं कह तो बहुत टेंशन का काम है. तो अभी जैसे एंटी ग्रेविटी ले लो या फिर आप कोडेक्स ले लो, ये डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर ऑटोमेशन कर देते हैं. अब मैं उसको कहूंगा यार मेरे लिए ऐप बना दे, वहां से API निकाल दे, तो अपने आप वो वेबसाइट खोलेगा, URL पे जाएगा, लॉगिन मांगेगा मुझसे, मुझे लॉगिन करना है, वो अपने आप जाके अपने आप डिप्लॉय कर देगा. तो और ये हमने 6 महीने में देखा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 1 साल डाउन द लाइन हम बहुत सारी चीजें खत्म होती हुई देखेंगे. और वही वाली आपकी बात है कि सोचना खुद पड़ेगा. कंप्यूटर इंजीनियरिंग खत्म नहीं होगी, बट कोडिंग खत्म हो जाएगी. करेक्ट. मतलब देखो सिस्टम डिजाइन देखो, MVP यस बहुत आसानी से आप लॉन्च कर सकते हो, बट जब वो MVP की जो बाद वाली जर्नी है, जहाँ पे आपको सिस्टम डिजाइन करना है, आपको ये देखना है कि जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो क्लाउड पे कैसे सर्व करना है, CDN पे क्या रखना है, और AWS क्लाउड पे क्या रखना है, राइट. CDN इज अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, राइट, ताकि आपकी लेटेंसी कम होए. आपको इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन क्या होना चाहिए, मैं इसके टेबल्स कैसे होने चाहिए, और ये सब आप डिस्कस कर सकते हो क्लॉड से या जो भी आप AI टूल कर रहे हो. बट आपको सिस्टम डिज़ाइनिंग पे ध्यान देना है. फिर आपको यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र डिज़ाइन कोई भी आपको निकाल के दे सकता है, बट आपको चॉइसेस करनी है. टॉप नेविगेशन रखूँ, बॉटम नेविगेशन रखूँ, ठीक है, इसको कैसे एनिमेट करूँ मैं. सो ये सब तो आप पीपल विल हैव टू थिंक अबाउट, बट एवरीबडी विल नाउ नीड टू रीस्किल देमसेल्व्स. यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. अभी मेरी वाइफ ना ग्राफिक डिजाइनिंग हेड थी मेरी कंपनी के अंदर, तो उससे भी मैं थोड़े दिन पहले बात कर रहा था.
ये स्किल्स आने के बाद में जब वो स्किल्स वाला सिस्टम आ गया और मैंने क्रैक किया, तो मैंने कहा जब दुनिया का सबसे बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर का दिमाग हम एआई को देके कुछ भी डिजाइन करा सकते हैं, तो डिजाइन का सेंस क्या रह गया। और मैंने रिजल्ट्स देखे, रिजल्ट ठीक आ रहे थे, तो मैंने कहा यहाँ पर मेरे हिसाब से अच्छे डिजाइनर की वैल्यू और बढ़ गई। एआई अपने को 10 पीसेस ऑफ क्रिएटर्स बना के देगा सेम प्रॉब्लम के लिए, अच्छा डिजाइनर बताएगा कौन सा बेटर है या फिर अच्छा एक्सपीरियंस। जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूं, तो मुझे पता है ये क्रिएटर ज्यादा सीडीआर लाके देगा, तो यहाँ पर शायद मेरा इंट्यूशन, जो हम पहले बात कर रहे थे, यहाँ पे मेरा इंट्यूशन ज्यादा काम करेगा। तो आपको लगता है कि एआई शायद सब रिप्लेस नहीं करेगा? देखो, जो ग्राफिक डिजाइनर है, राइट, जो कि एटलीस्ट हम कोशिश कर रहे हैं, अब ग्राफिक डिजाइनर पहले खाली डिजाइन करता था या करती थी, अब ग्राफिक डिजाइनर को प्रॉम्प्ट देना है, फ्रेमवर्क बनाना है, क्योंकि आपकी एक डिजाइन लैंग्वेज होगी, फ्रेमवर्क देना है, प्रॉम्प्ट करना है। बट अब ग्राफिक डिजाइनर को समझना है पाइपलाइन, डेटा पाइपलाइन भी समझनी कि उस ग्राफिक पे या उस स्टैटिक क्रिएटिव पे या उस ईमेल पे क्या सीटीआर रेट था, क्या ओपन रेट था, क्या कन्वर्जन रेट था, और ये डेटा खुद भी देखना है और वापस भी देना है रीइंफोर्समेंट के लिए, ताकि उसको पता चलते रहे कि हर 2 हफ्ते क्या चेंज करना है। तो ग्राफिक डिजाइनर हैज टू अंडरस्टैंड एनालिटिक्स। खुद उसको एनालिटिक्स कोई एसक्यूएल क्वेरीज अब लिखने की जरूरत नहीं है, बट हैज टू अंडरस्टैंड एनालिटिक्स प्लस ग्राफिक डिजाइनिंग। सो एक द चेंज दैट इज हैपनिंग इज दैट नाउ while graphic designing was a specialization, but the depth has to increase, which means that specialist needs to understand analytics and understand slightly more broad based. अगर मैं आपकी कंपनी की बात करके चलूं, तो जैसे आपने बताया कि कस्टमर से जो बात हो रही है वो एआई कर रहा है, तो वो डेटा लॉजिकली एआई के पास जा रहा है, तो इस चीज को हम कंप्लायंस टर्म्स में कैसे हैंडल करते हैं? सी एलएलएम जो है उसको खाली एनोनिमाइज डेटा मिलता है, ठीक है, उसको कभी भी पीओए डेटा नहीं मिलता, यूजर नेम्स नहीं मिलते, क्लाइंट आईडीज नहीं मिलते, राइट। उसको खाली उसको ही और I shouldn't call him he, but the LLMs are only getting anonymized data. That's what is happening, and then it's essentially helping with improved conversation with the customers, helping with the right outputs. और इसके लिए आर्किटेक्चर कैसा यूज हो रहा है कि क्या आप जैसे क्लॉड है, इन सब के एपीआईज यूज कर रहे हो, या अपना खुद का एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करके उसको फाइन ट्यून कर रहे हो, या फिर रैग सिस्टम चल रहा है? तो हाँ, रैग सिस्टम है। तो बेसिकली अगर आप समझो, अगर मैं सिंपल आपके ऑडियंस के लिए बोलूं, बिना बोले रैग ग्राफ, तो कंफ्यूज हो जाएंगे अभी। तो आप ये समझो, ये हमारा प्रोडक्ट है, राइट, ये हमारा प्रोडक्ट है, या ये हमारा कंज्यूमर है और कंज्यूमर का डेटा है। बीच में आप समझे एक अडेप्टर है, राइट, जो कि इंटरैक्ट करता है एलएलएम्स, अलग अलग एलएलएम्स के साथ फॉर डिफरेंट केसेस, ठीक है। और वो अडेप्टर ये करता है, वो समझता है कि एलएलएम्स को वर्टिकली यूज करना है। अगर बहुत ज्यादा आप हॉरिजॉन्टली यूज करोगे तो बहुत खर्चा हो जाता है, टोकन्स का बहुत खर्चा हो जाता है। तो ये जो बीच का अडेप्टर है वो हम खुद बनाते हैं, सो दैट हम ये डिसाइड कर सके कौन सा एलएलएम और कौन से यूज केस के लिए और क्या वर्टिकलाइज्ड है, मतलब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके। हाँ, तो द क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग हैपेंस, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग एंड कौन से कॉन्टेक्स्ट के लिए कहाँ जाना है। जैसे म्यूचुअल फंड्स, सिप को रोकना है मुझे, तो वो उसी वर्टिकल पे जाएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट एलएलएम इज वेरी नाइसली एक्सप्लेनिंग टू द यूजर कि अब आप यहाँ पे जाएं और अब आप ये वाला बटन दबाएं तो आपका एसआईपी पॉज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई अभी गवर्नमेंट का कुछ कंप्लायंस का इशू नहीं है कि आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज नहीं कर सकते, आपको अपना लोकल, जैसे पीछे कुछ टाइम पे ओपन एआई के साथ भी हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ कि अगर मैं अपना कस्टमर डेटा देता हूँ या कस्टमर मास डेटा भी देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने एक पूरी टेक्नोलॉजी बनाई जहाँ पर आपने किसी बंदे को क्लोन करने के लिए 5 टेक्निकल टूल्स लगाए और उसके ऊपर उसको रिजल्ट आ रहा है कि ये वाला स्टॉक बढ़ सकता है, और वो बढ़ा, तो उसको पता लग रहा है बढ़ा। अब लॉजिकली पैसे आप खर्च कर रहे हो, मेहनत सारी आप कर रहे हो, वो सारा डेटा जा रहा है क्लॉड को ट्रेन करने के लिए। तो क्लॉड को पता लग रहा है अगर इन 4 पैरामीटर्स को इकट्ठा यूज करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी 80% होती है, इन 3 को करते हैं तो 20% होती है। तो कहीं ना कहीं आप उनका मॉडल बेहतर कर रहे हो। देखो, एट द एंड ऑफ द डे असलियत यही है। पहली बात तो
I think very clear companies of our stage do not share any metadata of a customer, right? That remains, absolutely private to the application. दूसरा ये है कि असलियत यही है कि हम सब जब कुछ भी एनालिटिक्स निकाल रहे हैं तो हम डेटा दे रहे हैं इनको, और फिर उसके बाद आगे प्रॉम्प्ट करके उसको समझा रहे हैं, बेटा ये गलत किया आपने, फिर से एक प्रॉम्प्ट दिया, अच्छा नहीं हाँ ये आपका अजम्पशन गलत है, तो आप उसको बार बार ट्रेन कर रहे हो, ट्रेन करके उसको आप और डेटा दे रहे हो, यू मेकिंग इट बेटर एंड बेटर। तो ये तो असलियत है ही है। जैसे मैंने ये तो आई मीन देखो, इस असलियत से हम भाग नहीं सकते कि ये जो सिस्टम्स हैं, जितने हम सब लोग इसको डेटा देते जाएंगे, जितना ट्रेन करते जाएंगे, ये मोर एंड मोर इंटेलिजेंट बनता रहेगा। अभी मैंने एक था पॉडकास्ट देखा, बाहर का ही था, नाम याद नहीं है मेरे को उस बंदे का, तो उनके फाउंडर का क्या कहना था, उन्होंने अपना खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन करना शुरू कर दिया। अब जो भी डेटा सेट उनको दे रहे हो, वही सेम डेटा सेट उनके पास भी स्टोर होता रहता है। तो उनके पास बहुत सारी कस्टमर क्वेरीज आती है, उन्होंने भी कस्टमर क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए बना रखा था। तो कहते हैं हमारे पास इतना सारा डेटा सेट इकट्ठा हो गया, हमें LLM जाने की जरूरत नहीं है, हमने अपना LLM ट्रेन करके उसी से क्वेरी के आंसर देना शुरू किया। इट्स फाइन। वो तो देखो, देयर आर डिफरेंट ways to use it। फ्यूचर ये हमको ऐसा लगता है आपको कि हम, क्योंकि चाइनीज मॉडल बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। देखो सिंपल है, जैसे SIP कैसे मैं पॉज करूं, अब आपको LLM के पास जाने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो क्लियर हो गया एक बार, ये बात समझ आ गई, ठीक है। और अगर बट आपको LLM के पास कब जाने की जरूरत है, जब आप बोले कि SIP कैसे पॉज करूं और अभी मार्केट में क्या हो रहा है, सो देन देयर इज अ रिलेशनशिप, देन यू वांट टू हिट द LLM, राइट। तो आपको लगता है कि ये जो चाइनीज मॉडल्स आ रहे हैं, जो ओपन सोर्स करके निकाले जा रहे हैं, तो वो बिजनेसेस के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उनको इन्वेस्ट। ये नहीं पता कि हम एज अ गवर्नमेंट हाउ वुड वी बी लुकिंग एट इट, will it be I think अगर इन चाइनीज मॉडल्स को इंडियन डेवलपर इकोसिस्टम को टारगेट करना है, मेरे ख्याल से they'll have to host it here। ओपन सोर्स है ना, जैसे क्वेन की बात करके चले तो क्वेन वालों ने अपना मॉडल निकाला जो कि कंपेरेबल है सोनेट 4.5 से, तो उसको अपने सर्वर पे रन करो, इंडिया के सर्वर पे रन करो। ये होना चाहिए कि देयर शुड बी नो रिलेशनशिप। आई थिंक एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी सेंसिटिव कि आपने लगा तो यहाँ डिप्लॉय कर दिया, बट देयर आर सम पॉइंटिंग्स सो दैट वी शुड अवॉइड, राइट। अभी फायरिंग के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा ना। पिछले कुछ टाइम से हमने एक ट्रेंड भी देखा है जहाँ पर मास लेवल पे फायरिंग हो रही है और सारा इल्जाम लगाया जा रहा है AI पे। तो मेरी क्यूरी है, फिर मेरे को आप बताना कि क्या रियलिटी, क्योंकि आप बैठे उस साइड पे जहाँ पर आपको ब्रॉडर पिक्चर दिखाई दे रही होगी। मेरा ऐसा मानना है कि कोविड के टाइम पे मास हायरिंग हुई बेस्ड ऑन दैट, की क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और वो हायरिंग हो गई। अब उस लेवल पे फायरिंग हो नहीं सकती थी। अब 50% ओवर हायर्ड है, 60% ओवर हायर्ड है कंपनीज, डिमांड नीचे आनी शुरू हुई। अब कंपनीज ने रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे लोगों को निकालना शुरू किया। तो आप 50% तो नहीं निकाल सकते थे, आपने 20-25% निकाला। फिर आपने कहा ग्लोबल टेंशन आ गई है भाई, रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गई है, इस चक्कर में फिर से हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी फायरिंग कर रहे हैं। अब AI के ऊपर इल्जाम निकाला जा रहा है, क्योंकि AI अच्छा है बट AI रिप्लेसेबल नहीं है आज के टाइम पे। मतलब मुझे जो लगा कि हम जो बात कर रहे हैं कि AI 10 में से 8 लोगों की नौकरी खाएगा, अभी खा नहीं रहा है। अभी 10 में से शायद 2 की खा लेगा, बट तो आइडियली हमको 20% ही, वो भी मार्केटिंग डिवीजन या कोई स्पेसिफिक वर्टिकल्स की में फायरिंग देखने को मिलनी चाहिए। पर हम देख रहे हैं कंपनीज 40,000 50,000 एम्प्लॉयज को निकाल रही है, हायरिंग स्लो डाउन होती हुई दिखाई दे रही है, फ्रेशर्स को नहीं मिल रहा। तो क्या है इसके पीछे का पूरा लॉजिक? सो मेरे को ये लगता है कि AI को इस्तेमाल करने के लिए यू वुड हैव टू हैव अ स्किल, ठीक है। मतलब अगर आप AI का तभी आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप उसको प्रॉम्प्ट करो ठीक तरह से। आपको AI को ऐसे सोचना है कि वो आपके AI एजेंट आपके एम्प्लॉयज हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, और ये काफ़ी बारी हुआ है। आप एक टेक्निकल लीड हो और आपने 8 इंजीनियर्स हायर कर लिए। अब वो आ गए आपके ऑफिस में, लेकिन आपने उनको ऑनबोर्ड नहीं किया। ऑनबोर्ड मतलब आपने उनको समझाया नहीं, भाई ये कोड का डिज़ाइन है, ये स्ट्रक्चर है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये करना है। आपने वो आ गए, रोज़ आए और वो घर चले जाते थे। आप टेक लीड हो, आप खुद ही लगे हुए तब से जो आप कर रहे थे। अपने जो 2 और लोग आपके साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, ये जो 8 लोग हैं या 6 लोग जो आपने हायर किए हैं, बिल्कुल वेस्ट है। बिकॉज आपने
इनको, यू डिड नॉट ऑन बोर्ड देम। तो इसी तरह एजेंट्स जो एआई में है वो बिल्कुल आप समझो एक एम्प्लॉयज़ की तरह है। यू हैव टू ऑन बोर्ड देम, यू हैव टू, आपको कॉन्टेक्स्ट देना है, आपको ठीक तरह से प्रॉम्प्ट देना है, फिर वो गलती भी करता है शुरू में, फिर आपको इम्प्रूव करना है, फिर उसको और बेटर करना है, फिर उसको डेटा पाइपलाइंस देना है। जैसे डेटा पाइपलाइंस अगर आप ठीक तरह से नहीं दोगे, क्लीन डेटा नहीं दोगे, वो क्या कर लेगा? काफ़ी लोगों को क्लीन डेटा ही नहीं देना आता। तो जो मेरे को लगता है सबसे पहली चीज़ वो ये हो रही है कि कंपनीज चाहती हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग कंपनीज वांट के उनकी जो टीम्स हैं दे रीस्किल and the teams who know how to use these tools well. So I think that is going to be a very important theme. The second thing is जो reality है वो ये है कि जो लोग इसको अब ठीक तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो सच्ची में रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर जो चीज़ मेरे को 10 लोग चाहिए थे करने के लिए, अब खाली 2 लोग चाहिए। ये तो रियलिटी है, राइट? या 3 लोग चाहिए, बट ये 3 लोग वो होने चाहिए जो इस सिस्टम को ठीक तरह से यूज़ कर सकें। तो खाली मैन पावर रिडक्शन का इशू नहीं है इसमें, ऑल्सो इसमें इशू इज ऑफ रीस्किलिंग, ट्रांसफॉर्मेशंस। जितनी बड़ी कंपनी है उतना मुश्किल होगा, बिकॉज बड़ी कंपनी में ट्रांसफॉर्मेशन और भी मुश्किल है, बिकॉज चेंज किसी को नहीं अच्छा लगता, राइट? छोटी कंपनी है वहाँ थोड़ा आसान होगा। तो ये तो देखो रियलिटी है कि एआई की वजह से जॉब जा रही है। जॉब मेरे को ये लग रहा है कि जो लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, काफ़ी लोग चेंज को पुश बैक कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखो ग्राफिक डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइनर कहता है या कहती है मैं तो ऐसे ही डिज़ाइन करूँगी जैसे मैं कर रही थी, ठीक है, ऐसे ही करूँगी मैं। और एक और ग्राफिक डिज़ाइनर वो बोलती है या बोलता है कि मैं आई विल यूज़ एआई, आई विल ऑल्सो डू पाइपलाइंस विद ऑल द एनालिटिक्स सिस्टम। मैं एनालिटिक्स भी समझूंगी, मैं एंड टू एंड समझूंगी और करूँगी। तो जो दूसरा वाला पर्सन है वो सर्वाइव करेगा, वो थ्राइव करेगा। जो पहला वाला है वो भस्म हो जाएगा। तो मतलब मिक्स आप कह रहे हो कि ये जो मास फायरिंग हो रही है वो प्योरली एआई की वजह से ही हो रही है, या फिर जो ओवर हायरिंग हुई थी उसका भी कुछ पार्ट है? देखो यू नो द रियल जो जैसे जैसे चीज़ें हर 3 महीने में इवॉल्व हो रही हैं और जैसे कैपेबिलिटी ऑफ एआई इज इंक्रीजिंग, ऑब्वियसली this is reality, right? I would really say this is because of AI. It is not because of COVID hiring. It is not because के the war is happening. War तो खैर अभी हो रही है, right? पहले रशिया यूक्रेन की बोलते थे। I don't. Yeah, I think it is largely my view is that companies want to bring in talent which knows how to use AI. Number one, जैसे आप AI का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो, right? इसी तरह जो भी लोग AI का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से जानते हैं, हाउ कैन दे डू द राइट प्रॉम्प्टिंग, हाउ कैन दे क्रिएट द राइट एजेंट्स, हाउ कैन दे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, डेटा पाइपलाइंस, लर्निंग लूप्स, राइट? एंड द सेकेंड इज ऑफ कोर्स अब योर नीड फॉर द मैन पावर इज डिक्लाइनिंग एंड विल डिक्लाइन। फ्यूचर क्या है फिर? अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है, बहुत बार मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या करूं मैं कहा भाई मुझे खुद नहीं पता, मैं क्या बताऊं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कोई देख रहा है उनको, वो अभी कुछ करना चाहता है, कुछ करना एज एन नौकरी पॉइंट, क्योंकि मैंने एक प्रॉब्लम हमारे देश में देखी है, बहुत मेहनत करके देख ली, पर मेजॉरिटी ऑफ लोग को वो नौकरी करना ज़्यादा पसंद है। एंटरप्रेन्योरशिप वाले लिमिटेड लोग ही है जो हासिल करना चाहते हैं। तो जिनको नौकरी करनी है, रियलिटी यही है कि अगर आपकी बात करके चले या कोई भी कंपनी की बात करके चले, 10 लोगों की डिमांड थी, 2 ही लोग वो सारा का सारा काम करेंगे, तो 8 की नौकरी जानी ही है। तो अगर वो जाएगी तो मास लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, पैसे नहीं होंगे तो परचेजिंग पावर भी घटेगी, और कहीं ना कहीं जो कंपनीज का रेवेन्यू होगा वो भी शायद हिट हो सकते हैं। तो व्हाट इज द फ्यूचर, कोई करे क्या? सो सबसे पहले जिसको नौकरी करनी है, और वाइल मैंने काफ़ी एक ब्लीक पोजीशन दी है आपको, बट जो असलियत वो ये है कि एआई को इस्तेमाल करने के लिए किसी को तो बनाना पड़ेगा। तो हर कंपनी जो है इस पूरे वर्ल्ड में, हर कंपनी तो वो सॉल्व नहीं करेगी। तो जो टेक सर्विसेज का काम आईटी कंपनीज करती थी, अब एआई
को इस्तेमाल करने के लिए जो AI की जो ऑर्केस्ट्रेटर लेयर है फॉर बिग कंपनीज, दीज IT सर्विसेज कंपनी विल हैव टू ट्रांसफॉर्म। तो जो भी नौकरी करना चाहता है उसको अभी ये बहुत जल्दी समझना है हाउ टू यूज दीज टूल्स। उसके पास टाइम नहीं है, ही हैज़ टू वेरी क्विकली अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द टूल्स। आज की डेट में अगर मेरे को किसी को हायर करना है तो मेरा सबसे पहले यही देखना होगा कि वो कैसे यूज करता है इन टूल्स को, अगर मेरे को हायर करना है, राइट। मैं उसकी वर्टिकल स्किल नहीं देखूंगा कि हाँ यार वो कोड कैसे लिखता है, वो कैसे इन टूल्स को इस्तेमाल करता है ताकि वो एक स्केल्ड सिस्टम बना सके। सिस्टम बनाने का क्षमता होना चाहिए, राइट। तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए, मैं बाकी देश के लिए नहीं बोलूँगा, इंडिया के लिए जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि जो लोग, अगर इंडिया में जितने भी बच्चे हैं अपने आप को फटाफट से रीस्किल कर सकें, तो इसकी ज़रूरत पूरे वर्ल्ड में रहेगी फॉर कंपनीज टू ट्रांसफॉर्म। देखो कंपनीज हैव टू ट्रांसफॉर्म, तो ये अपॉर्चुनिटी है हमारे देश के लिए इस वक्त। और जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो क्या करे, क्योंकि बहुत कई लोग तो रियलाइज ही नहीं कर रहे कि एआई क्या कर रहा है, उनको लग रहा है एआई इज फैड। उस पे मेरे को काफ़ी खुद भी घबराहट होती है क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल से मिलता हूँ रोज़, काफ़ी लोग डिनाइल में हैं अभी भी। माई ओनली एडवाइस इज दैट दे हैव टू अपस्किल, रीस्किल एंड मेक देयर रोल ब्रॉडर। मतलब टू बी ऑनेस्ट, एक प्रोडक्ट मैनेजर शुड बी एबल टू नाउ डू डिज़ाइन guy should be able to do product management. Front end, back end engineering अलग अलग है, it should get combined. So that transformation they should do very very fast. और इनफैक्ट मुझे लगता है कि डिजाइनर भी बेसिक यूआई का काम कर सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि अगर आप फिग्मा बनाते हो तो फिग्मा से कोड आराम से हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो आप फुल ऑन हो एआई को लेके कि आपको लगता है कि एआई एक्चुअली रेवोल्यूशन लेके आएगा? क्योंकि कई ओपिनियंस ये भी है कि अभी देखो, अब कोई ओपिनियन की बात नहीं है, अब तो ये असलियत है, ठीक है। स्मेल द कॉफी सूनर देन लेटर, ये अब असलियत की बात है। लाइक हम सब यूज़ कर रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हो, मैं यूज़ कर रहा हूँ, इंडिविजुअली एज अ कंपनी यू आर यूजिंग इट। मैं तो जब एआई की बात करता हूँ ना तो कंटेंट क्रिएटर को, लोगों को लगता है कि कोई कंटेंट में एआई की बात कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई लालच होगा, तो सब कहते हैं अरे भाई कुछ नहीं हो रहा है में, ये नहीं होता, चैट जीपीटी तो यूज़ करना मैं भी कर लूँगा। मतलब मैं तो, मेरी 5 साल की बेटी है, उसको मैंने जेमिनी दे रखा है, चैट जीपीटी दे रखा है। अभी कुछ टाइम पहले उसने अपनी खुद की एक वेब ऐप बनाई है, ऑफिस में गई, चैट जीपीटी को समझाया मुझे क्या चाहिए, थोड़ी सी मेरी टीम मेंबर ने उसकी मेहनत करी, वो पीआरडी वाला सीन करके, और उसके वो बता रही है, कहते ये चीज यहाँ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए, इसको ऐसे करो। वो 5 साल की लड़की कर पा रही है, तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि एक्चुअली हो रहा है। और सब लोगों को लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ कि एआई नहीं हुआ। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि आपकी टीम के अंदर जो डेवलपर्स है, क्या वो बोलते हैं कि हाँ एआई मुझे रिप्लेस कर सकता है? देखो 3 महीने पहले मैं जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ बैठा, मैं बोला दिखाओ कैसे यूज़ करते हो तुम। तो उन्होंने कर्सर खोला और बोला देखो कोड आ जाता है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई कितना टाइम तुम लोग सेव कर रहे हो? कहते हैं 30% टाइम सेव हो जाता है। तो ऐसे 70% क्यों नहीं होता? वो क्योंकि बहुत गलतियां करता है, ये करता है, वो करता है, राइट। मैं आपको असलियत का एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर मेरे को समझ आई कि अच्छा ये क्या गलत कर रहे हैं ये लोग। नंबर 1 है कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक टेक लीडर ने लोग हायर किए और उनको ऑनबोर्ड नहीं किया, ये एआई को ऑनबोर्ड नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब आपको पहले एआई सिस्टम को पूरी कहानी बतानी है कि ये मेरा कोड रेपो है, ये मेरा आर्किटेक्चर है, पूरा उसको समझाना है ना। जैसे कि आप एक नए एम्प्लॉय को हायर करते हो, उसको पूरा समझाते हो, ऑनबोर्ड करते हो। सो दैट इज़ व्हाट दे वर नॉट डूइंग, सो देन दे स्टार्टेड डूइंग दैट। तो उससे वो 20% हो गया 40%। अब उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि इसको और ऑटोमेट कैसे किया जाए ताकि हमारी ऑटोमेशन ऑफ क्वालिटी हो जाए, क्यूए ऑटोमेशन हो जाए, ऑटोमेटिकली रिलीजेस ऑटोमेटिक हो जाए। तो वो मेरे ख्याल से 40 से फिर 60-70% ऑफ सेविंग हो जाएगी। एक बात है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, प्रोडक्ट मैनेजर्स को रिव्यू करना है, सब कुछ देखना है, बिकॉज दीज सिस्टम्स कैन हेल्यूसिनेट, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं कि वो अपने आप चलेगा ऑटोनॉमस, यू हैव टू सी एवरीथिंग। वो गलतियां करेगा, हेल्यूसिनेट करेगा, राइट, फिलहाल के लिए नहीं करेगा, राइट। जैसे जैसे आप चीजें चेंज करते रहते हो, बढ़ाते हो, करेगा। तो यू हैव टू बी द रिव्यूअर, यू हैव टू बी द चीफ आर्किटेक्ट सिटिंग ऑन टॉप ऑफ दीज एजेंट्स। ओके, दैट रोल विल नेवर गो अवे।
मैं आपके थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना चाहूँगा। जब आपने स्टार्ट किया था आपके मिड ऑफ द करियर और अभी की बात करके चले, तो तीनों फेजेस के अंदर आप अपनी फैमिली को या बाकी लोगों को किस हिसाब से टाइम दे पाते थे, या आपके उसके अंदर क्या कोई चेंज आया या सेम वही है? तो नहीं, तो देखो मेरे को बहुत अच्छा लगता है टाइम बॉक्सिंग करना। उससे क्या होता है कि आई रिमेन काम, केओस में भी कामनेस आती है, बिकॉज इसका मतलब मेरा क्लियर है, मेरी जो जिंदगी है एक टाइम बॉक्स्ड कैलेंडर पे चलती है। उसमें अगर मेरे को शाम को किसी के घर भी जाना है फॉर अ पार्टी, वो भी मेरे कैलेंडर में होता है कि हाँ जाना है, राइट। मेरे को जिस दिन स्क्वॉश खेलना है या पिकल बॉल खेलना है, वो भी कैलेंडर रहता है। और वो डिविएट नहीं होता? मैं ट्राई करता हूँ ना डिविएट हो, कई बार होता है, तो कई बार कुछ चेंज करना है, कुछ स्केड्यूल चेंज हो गया, कुछ फट गया, कुछ कांड हो गया, तो जैसे डॉटर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो कभी कभार क्या होता है, मजा आ रहा होता है, कुछ हो रहा होता है, आपने सोचा होता है कि 4 घंटे देंगे और पता ही नहीं कितना टाइम लग गया। नहीं देखो, ये दिस इज सो फॉर मी, देखो एज आई एम एजिंग ऑल्सो, राइट, फॉर मी टाइम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। अगर आप मेरे को बोलो कि टाइम एक ऐसी चीज है जो अभी एआई भी नहीं पकड़ पाएगा, राइट। एआई कैन ऑफ कोर्स हेल्प मी कंजर्व टाइम, सो आई थिंक being very disciplined to my time boxing and calendaring is a very important thing. बिजनेस साइड पे ज्यादा टाइम आप मतलब डिविएट होना पसंद करोगे या पर्सनल साइड पे? तो देखिए, मतलब on the personal side you can deviate because typically you won't have anything back to back, right? So if I'm spending time with my daughter, we've gone for a movie, तो वहाँ पे deviation हो जाए, that's fine. But work cannot get deviated because then सब कुछ ही हिल जाता है। एक और concept है energy vampires, right? Don't waste your time with wrong people. I think when I was starting building companies, I couldn't very easily identify कि energy vampires कौन है। डेफिनेशन डेफिनेशन मतलब कि दे वुड हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी, मतलब वो बोलते थे कि ये नहीं हो सकता, और मैं बोलता था ये क्यों नहीं हो सकता, ये हो सकता है, राइट। दे आर नेगेटिव, दे बेसिकली क्रिएट अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी एंड यू हैव टू रन अवे फ्रॉम देम। क्या आपने ऐसा भी एक्सपीरियंस किया है, नेगेटिविटी खाली थॉट ना होके भी कोई लोग बस खड़े भी हो जाए तो भी नेगेटिविटी आ जाती है? बिल्कुल महसूस हो जाता है, हम्म। बिल्कुल एनर्जी सच अ थिंग महसूस हो जाता है। तो आप बिलीव करते हो एनर्जी, एस्ट्रोलॉजी? I totally believe, I mean, I'm not talking on the superstitious side, but I totally believe in how do I feel? How do I feel? Right? How does another person make me feel? Right? एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बिलीव करते हो? I don't get into all of that, but I definitely believe in the concept of timing. Timing is a better, I would say, alternative word to astrology. ठीक, आप मतलब आप फेट और डेस्टिनी की बात करके चले, तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि हमारे पास फ्री विल है, या फिर क्या? See, everybody has timing, Hmm. correct? तो हर human being के different good timing and bad timing होती है, right? You can't control it, I'll be honest. But you have to be thick-skinned to wait for that good time. जैसे मैं आपकी बात करके चलूं, आप जिस लेवल पे हो, क्या आप इसके पीछे लक, टाइमिंग या कुछ ऐसी चीजों को भी कंसिडर करते हो? No, I think for me it is really about डिसिप्लिन। लगे रहो, right? You know, it's like that discipline, that daily rigor, that discipline, and you know, whether I'm building IND Money or I was building GoIB, कोई भी company आप build करो, you see more bad days. 80% of the time you see bad days, but you have to be at it. So that's how I look at it. वही क्रिकेट वाली बात हो गई, जिस दिन अच्छा हो तो 100 मारनी है, चाहे 0 का आउट। वेट करो, वेट करो, अगर पेशेंट हो तो आप मारोगे छक्का, राइट, और तब कनेक्ट होगी, नहीं हो तो फिर आप आउट हो जाओगे। जैसे मैंने नितिन कामा जी का पॉडकास्ट किया था, उन्होंने बताया कि वो रेडी थे, वो कर रहे थे, बट जब वो OTP से, आधार से सारा का सारा लिंक वाला सीन आया, तो उनके लिए वो स्केल वाली चीज थी, तो वो आना You have to wait for it. भी उनके लिए, मतलब वो कहते हैं कि वो एक लक था कि अगर वो नहीं होता और उस टाइम नहीं होता तो शायद हम वो नहीं कर पाते। उसको बोलोगे टाइमिंग। हम्म। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जब आपसे मैं मिला था उस टाइम कोविड चल रहा था या कोविड के बाद? हाँ, कोविड चल रहा था। कोविड चल रहा था, राइट। और उस टाइम हम बना रहे थे अपना प्रोडक्ट, ठीक है, हम तैयार नहीं थे, तो हमारे लिए वो टाइमिंग इतना अच्छा नहीं था, ठीक है।
हम उस टाइम बना ही रहे थे, हमने 1-2 फीचर्स बनाए थे, हमारे को प्रोडक्ट वैलिडेशन मिल गई थी, बट हम पूरे पूरे तैयार नहीं थे। जैसे कि 2023-24 में प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, पीपल लव इट एक्सेट्रा। इसी तरह देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज इन आवर कैटेगरी जो कि तैयार थे बिल्कुल, और उनको बहुत फायदा हुआ। तो टाइमिंग है ये। ठीक है। मैं आपको रिसर्च करते हुए मैंने एक और चीज देखी, आप ना रिलेटिव वैल्यू के बारे में बात करते हो, 10x 20x वैल्यू देनी है, तो वो क्या है, वो मतलब कैसे उसको मेजर किया जाए? तो पहले मैं कंसेप्चुअली बताऊंगा, फिर मैं मेजरमेंट का बताऊंगा। ठीक। सो कंसेप्चुअली है कि जैसे एक कस्टमर है आपकी दुकान में आया, ही गेव यू 1000 रुपीज, तो आर यू गिविंग हिम वैल्यू वर्थ 10,000? मतलब वो कह रहा है कि यार हाँ यार बहुत वैल्यू मिल रही है इस 1000 रुपये के अगेंस्ट। क्योंकि अगर उसने 1000 रुपये दिए और उसको लगता है कि यार इसका वैल्यू फॉर मनी नहीं है और मेरे को खाली 900 रुपये की वैल्यू मिल रही है, तो वो दोबारा नहीं आएगा आपकी दुकान में। ठीक है, ठीक है। नहीं आएगा। तो जैसे आप कुछ भी खरीदने जाते हो, राइट, आपने गाड़ी खरीदी, राइट, आपने बोला यार बट इससे तो वैल्यू नहीं मिली मुझे। ठीक है, इट कुड बी परसीव वैल्यू, इट कुड बी रियल वैल्यू, एंड इट कुड बी अ मिक्स ऑफ द टू, परसीव वैल्यू एंड रियल वैल्यू। रियल वैल्यू इज मेजरेबल, परसीव वैल्यू इज परसेप्शन। ठीक है, इसको एक कंपनी कैसे मेजर करे इज वेरी सिंपल, इज रिपीट कोहॉर्ट्स। तो अगर आप देखो आपके पास 100 कस्टमर है, डिपेंडिंग अपॉन क्या आप बेचते हो, मंथ 0 में आए 100 कस्टमर, फिर आप देखो मंथ जो 100 कस्टमर मंथ 0 में आए थे, M1 से लेके, M1 इज मंथ 1 से लेके M12 से लेके कैसे रिपीट किए हैं वो, राइट। तो एक वो मेजरमेंट है क्लियरली। अगर आप ये कोहॉर्ट देखते हो, अगर आप देखते हो ये मर रहा है तो प्रॉब्लम है, आप वैल्यू नहीं दे रहे, चाहे आप कहीं पे भी कुछ भी कर लो। पर क्या रॉन्ग ऑडियंस की वजह से भी परसीव्ड वैल्यू में फर्क वजह से पूरा डेटा खराब हो सकता है? हाँ, मतलब फिर तो आप RCA करोगे ना कि मैंने गलत कस्टमर को दिया, वैल्यू नहीं दी, बट वैल्यू नहीं दी मैंने, राइट। आंसर यही है कि वैल्यू नहीं मिली उसको, वेदर इट वाज अ रॉन्ग कोहॉर्ट, वेदर इट वाज अ राइट कोहॉर्ट, राइट, उसको नहीं मिली। सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू फिगर आउट कि यार आप वैल्यू दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। जैसे मैं अपना देन द अदर वेरी इंटरेस्टिंग वे टू सी इज के नए कस्टमर जो आपके आ रहे हैं सब्सिक्वेंट मंथ्स में, वो वर्ड ऑफ माउथ से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अगर नए कस्टमर, जैसे आप मार्केटिंग करते हो, जिस कंपनी के लिए आप मार्केटिंग करते हो, मंथ 0 पे तो आपने सारे के सारे इनऑर्गेनिक कस्टमर लाए, ठीक है। फिर मंथ 1 पे आपने 98% इनऑर्गेनिक लाए, फिर वो कम होते जा रहा है और ऑर्गेनिक बढ़ते जा रहा है। क्या 12वें महीने तक ऑर्गेनिक 20% पहुंच गया या नहीं? बिकॉज फाइनली एट मैच्योरिटी inorganic should be 20 and organic should be 80, right? So this is also a very good barometer for any company, any product to measure whether they are giving value to the end users. जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैंने प्राइसिंग की वजह से रियलाइज किया कि मेरी वैल्यू में फर्क पड़ा। मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी बेचता हूँ, तो मैंने अपने बर्थडे के अंदर कभी उसका डिस्काउंट निकाल दिया 50%, और मैंने उस टाइम में 20,000 का रखा हुआ था, वो 10,000 का निकाल दिया। मैं कहा सबका भला हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब 10,000 के चक्कर में बहुत सारी रॉन्ग ऑडियंस आ गई। अब उस रॉन्ग ऑडियंस की वजह से बहुत सारा जो फीडबैक था वो खराब होना शुरू हो गया। मैं हमेशा से देखता हूँ कि कोर्स कंप्लीशन रेट कितना है, वीडियो का रिटेंशन ग्राफ स्टडी करता हूँ कि क्या वो सही चल रहा है, कहीं पे ड्रॉप तो नहीं हो रहा, तो उससे मुझे आइडिया मिलता रहता है कि मैं सही सिखा पा रहा हूँ नहीं सिखा पा रहा। करेक्ट। तो जब ये वाली ऑडियंस आई तो मेरे का चंक खराब होना शुरू हो गया। मेरी टीम मेंबर ने कहना शुरू कर दिया कि फोन करके ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। मैं कहा ये क्या हुआ? फिर मैंने अपना 20,000 का प्रोडक्ट ही 30,000 रुपए का कर दिया। मैंने प्राइस बढ़ाया, 100% अच्छे रिस्पॉन्सेज है, सारा डेटा अच्छा दिखाई दे रहा है, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। तो स्टडी कैसे किया जाए, ये तो मैंने अपना खुद का एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि मैं शायद राइट ऑडियंस को कैटर करने के लिए मुझे टिकट साइज बढ़ाना पड़ेगा, बट ये शायद हर बिजनेस नहीं कर सकता ना। फॉर एग्जांपल आपकी बात करके चलते हैं, आप राइट ऑडियंस को कैटर करने के लिए ब्रोकरेज फीस नहीं बढ़ा सकते ना, कि आप नहीं मैं ब्रोकरेज फीस बढ़ाऊंगा, मैं ऐसे ही करूंगा। या जीरो था अगर उनका ये मानना है कि राइट ऑडियंस को लाने के लिए वो एक फिल्टर उन्होंने फिक्स प्राइस का कर रखा है, तो आप नहीं करोगे क्योंकि बाकी भी लोग नहीं कर, मतलब सबके अलग अलग वैल्यू प्रोपोजिशंस हो सकती है। तो ये ऑडियंस वाले से परसीव्ड वैल्यू को कैसे कंट्रोल किया जाए? देखो, एट द एंड ऑफ द डे आपको यूनिट इकोनॉमिक्स देखने हैं, राइट। योर आंसर्स विल कम थ्रू यूनिट इकोनॉमिक्स। आपने अगर वो कोर्स 30,000 का कर दिया, ऑडियंस इंप्रूव हो गया, बट क्या आपके यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे चल रहे हैं? सो मैं आपको ऑडियंस कंट्रोल का सेपरेटली बताता हूँ।
पर उससे पहले आपने 30,000 रुपीज़ का कोर्स कर दिया और लेट्स से अब आपके पास 10 कस्टमर आए, राइट, तो आपका 3 लाख का रेवेन्यू है, आपकी कॉस्ट तो सेम है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम भी हो सकती है क्योंकि आप नंबर कम। जो 20,000 का कोर्स था उसमें तो 30 लोग आ रहे थे, तो वहाँ आप 6 लाख कमा रहे थे, ठीक है, और वहाँ पे आपका रिन्यूअल रेट था 50%, ठीक है, और यहाँ पे आपका रिन्यूअल रेट है 60%, फिर भी वो बेटर है। तो प्रॉब्लम आपने प्राइस बढ़ा के हल नहीं की। नहीं, पर मेरा यूनिट इकोनॉमिक्स भी बेटर हो गया। नहीं, मैं वो अगर हो गया तो बढ़िया है, हाँ। पर आपका यूनिट इकोनॉमिक्स बढ़ गया, पर देन मैं दूसरा सवाल ये पूछूंगा कि क्या ये ग्रोथ ला पाएगा, क्या इस प्राइस पे आप इसको और स्केल कर पाओगे? मतलब मैं राइट बंदा नहीं हूँ क्योंकि मैं इसको एज अ बिजनेस ट्रीट नहीं करता। हाँ, तो फिर आपका एग्जाम्पल गलत है। हाँ, तो मैं बेसिकली, हम अगर नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चलूँ तो प्राइस 20,000 से 30,000 ले जाने में हमको 20% के आसपास का फ्लो का कम हुआ है, या अगर मैं सेल्स की बात करके चलूँ तो। और मैं एड्स नहीं चलाता हूँ, सब ऑर्गेनिकली होता है और नंबर्स ठीक है। बट ओवरऑल देखा जाए तो मेरे नंबर्स, जो लोग एडटेक रन कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, उससे अच्छे नंबर्स हैं बिना एड चलाए। बहुत बढ़िया, तो बढ़िया है, तो ऑर्गेनिकली आ रहे हैं ना। ऑर्गेनिकली आ रहे हैं। वैसे भी जब भी आपके पास ऑर्गेनिकली लोग आएंगे वो कोहोर्ट्स की क्वालिटी हमेशा बेटर होगी। इनऑर्गेनिक में देयर विल बी वेस्टेज, राइट, जैसे कि आपको पता ही है। आपका दूसरा ये सवाल था इसकी गेट कीपिंग कैसे की, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो इसकी गेट कीपिंग करने के अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको बताता हूँ हमारी एज अ कंपनी हाउ डू वी गेट कीप। हमारा पहला स्टेप हमारी कंपनी में होता है केवाईसी। ठीक है। तो केवाईसी हेल्प्स अस टू डू गेट कीपिंग, and KYC is a long journey which a customer has to commit to right in the beginning. उस journey से we can also then personalize to the user कि KYC का step के बाद क्या उसको दिखना चाहिए, right? So that helps us to do gatekeeping essentially. There will be companies they can gatekeep by saying that entry fee है. There are companies in our sector वो कह सकते हैं कि मैं खाली credit score 750 plus को access दूंगा, right? So that's one way to kind of gatekeep. अगर आप एक 100 रुपए की चीज खरीदते हो और 80 रुपए की बेच रहे हो, मतलब 20 रुपए का लॉस एट अ यूनिट इकोनॉमिक लेवल, तो फिर आप ये समझ सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबली आपके पास नॉइजी कस्टमर्स आएंगे, आपके पास गलत कस्टमर का कोहोर्ट आएगा। मैं तो बोलने वाला था मोस्ट प्रोबेबली आप आईपीओ निकालोगे। अब मैं देख रहा हूँ आप किसके बारे में बोल रहे हो। Right, but you will attract bad customers. You will also attract a lot of fraud, and you'll also attract a lot of other issues. There are a lot of side order effects, right? So pricing pe gatekeeping is to a level when you are positive economics. 100 की चीजें 110 की आप बेच रहे हो, 120 की बेच रहे हो, बट आई डोंट थिंक यू कैन टेक अ डिसीजन कि मैं ये 100 रुपए की अगर मैं चीज़ खरीद रहा हूँ, मैं 200 की बेचूंगा तो मेरे को अच्छे कस्टमर आएंगे, 110 की बेचूंगा तो मेरे को बुरे कस्टमर आएंगे। आई थिंक द concept is on the value you give to the end customer. You want to find, you can't use pricing as a gatekeeping. हमको एक पॉइंट देखना पड़ेगा जहां पर हमारी प्राइसिंग भी एक्यूरेट हो और सेल्स भी उस हिसाब से आ रही हो। Correct. You have to price value to the end user, जैसे मैंने आपको बताया, price, value, economics, you have to combine all of these together, provided these are positive economics. Negative economics पे आप जाओगे तो आप वैसे ही बोल रहे हो कि मेरे को शुरू में कुछ गंद इकट्ठा करना है। आपके प्रोडक्ट की बात करके चलूं तो बहुत एक्सपैंड कर अलग अलग कैटेगरी में आप गए हो, क्रिप्टो में भी आओगे? नहीं, क्रिप्टो इज नॉट अलाउड बाय द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ऐसा क्यों? मतलब बहुत सारी कंपनीज तो इंडिया में कर रही है। नहीं, तो जैसे वी आर अ सेबी रेगुलेटेड एंड इफ्सका रेगुलेटेड कंपनी। यूएस स्टॉक्स बिजनेस इज इफ्सका रेगुलेटेड। ठीक है। IFSCA is the GIFT City regulator, and our India market business is regulated by SEBI. Both these regulators do not allow any unregulated businesses to be published on our platform.
or for us as a regulated entity to do these पर businesses. कुछ ऐसी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर जो फॉरेक्स भी करा रही है, क्रिप्टो भी करा रही है, मतलब यूएस मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो, और कम्युनिटी भी शायद निकाल दिया उन्होंने, और क्रिप्टो भी है, Those are और वो FIA रजिस्टर्ड कहते हैं अपने आप को, ऐसे कुछ FIU registered. right? FIU हाँ, so that is not like we are a capital market regulated company and hence we're not allowed to indulge in like जैसे हम gold, digital gold नहीं कर सकते अपनी application पे. Digital gold is not regulated, right? So these are specifically not regulated by our regulator. ठीक है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कल को एक आपका एक और वर्टिकल आए और वहां पे क्रिप्टो, अभी तो ऐसा कुछ आप हो बुलिश क्रिप्टो को लेके? we haven't yet thought about it. I have too many things on my plate. I was bullish at one point of time, but I have too many things on my plate right now to, investigate about crypto. Abhi, I think a lot of my personal energy is going into AI transformation, and whatever we built, scaling that. कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम है जो 10 साल पहले आपके थे और आज नहीं है, आपको लगता है कि दुनिया बदल गई है, जो शायद पहले काम करता था वो आज काम नहीं करता है, ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशंस या किसी स्ट्रैटेजी लेवल पे? सब कुछ ही राइट। जो 10 साल पहले जैसे हमारा स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क था, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था, हमारा क्रिएटिव थॉट प्रोसेस था, सब कुछ ही बदल गया है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी कॉमनैलिटी। अगर आप प्रोडक्ट डिज़ाइन 10 साल पहले और आज की डेट में सब कुछ बदल गया है। अगर आप कुछ अभी रीस्टार्ट करोगे या फिर कोई हमको देख रहा है वो कुछ करना चाहता है विद लिटिल कैपिटल, जीरो कैपिटल नहीं बोलूंगा, 1 लाख 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए है उसके पास, क्या एडवाइस करोगे? नहीं, पहली बात तो मैं ये एडवाइस करूंगा, यूज द एप्लीकेशन हैज टू यूज वेदर इट इज अ B2B एप्लीकेशन और वेदर इट इज अ B2C solution. Use of AI, that's going to be very important for the person. Second is that I don't think आज की डेट में वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस, नेटिव एप्लीकेशंस बनाने की ज़रूरत है। आप ये सब व्हाट्सएप पे चला सकते हो, आप ये सब MCP के द्वारा चला सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी ना गूगल ने और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलके जैसे MCP है वैसे एक फ्रेमवर्क निकाला है। वो क्या कह रहे हैं कि जैसे मेरी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, इसके बैकएंड पे मुझे वो डाल देना है। जैसे हमारे SEO के अंदर साइट मैप होता था, हमारी वेबसाइट की सब पता लग जाता, वैसे ही हमारा पूरा कोड के APIs वहाँ पे आ गए। अब मैं जब चैट GPT को या फिर गूगल को बोलूंगा कि मुझे बेस्ट जूते ला के दे, वो डायरेक्टली मेरी वेबसाइट के उस टाइप के MCP को कॉल करेगा और वो प्रोडक्ट फिल्टर आउट करके मेरे को ला के दे देगा और मैं डायरेक्टली बाय करूंगा, गूगल पे से पे हो जाएगा। तो फ्यूचर ऑफ See, that is the new browser, right? हाँ, अगर आप देखोगे, the new browser and new search engine is going to be the chat interface tools and voice and chat interface tools of these AI bots, basically. और शायद एप्स और वेबसाइट्स एग्जिस्ट ही ना करे आने वाले Correct. 5-6 साल के अंदर। That is why I'm saying जिसको करना है शुरू, उसको ऐप बनाने की जरूरत नहीं है, अब उसको वेबसाइट भी नहीं बनाने की जरूरत। और मैं कहता हूँ कि अगर आज के टाइम पे चलो वेबसाइट बनानी भी है, वेब ऐप बनाओ, PWA करो, काम करो। मतलब अगर कोई कहता है मैं हेल्थ ड्रिंक की सब्सक्रिप्शन बेचना चाहता हूँ, दिस इज द वे टू डू इट। एक प्रॉब्लम और है जो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है और शायद बहुत सारे लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। जब हम कंपनी का साइज बढ़ाते हैं, टेंशनें कम होनी चाहिए पर बढ़ जाती है। अगर मैं अपनी बात करके चलूं, जब मेरी एजेंसी छोटी थी, 30 40 50 बंदों की थी, बहुत मजा आता था। जैसे वो 150 की पहुंची तो मुझे ऐसा लगने लगा मैं मजदूरी कर रहा हूं। तो क्या आपने ये चीज रियलाइज करी है और इसको अगर सॉल्व कर पाए थे तो कैसे सॉल्व करी जाती है प्रॉब्लम? क्योंकि मैं सेल्फ लर्न था, मुझे कुछ नहीं पता था। और मजदूरी का मतलब बताओ पहले आप सबको। मतलब रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, पर लाइफ का सुकून ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होता चला जा रहा है। जिस तेजी से सुकून कम हो रहा है उस तेजी से घर पे पैसा नहीं आ रहा। रेवेन्यू बढ़ रहे हो क्योंकि मैंने पैसा की फंडिंग नहीं ली थी, वैल्यूएशन का गेम नहीं था, बट घर पे पैसा उतना नहीं आ रहा जितना मेरी लाइफ का। थिंग इज रिटर्न ऑन एफर्ट इज नॉट कमेंसुरेट। उसका अगर हाँ, हिंदी में बोलेंगे कि जो हिंदी का आई डोंट नो व्हाट वुड बी द
थिंग, बट रिटर्न ऑन एफर्ट, जैसे बोलते हैं ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एफर्ट नहीं आ रहा था। और अभी तो चलो एआई आ गया, ये मैं नॉन एआई दुनिया की बात कर रहा हूँ। सो रिटर्न ऑन एफर्ट बेसिकली। और एज यू स्केल, मतलब जब हम 50-60 से ज़्यादा बढ़ाते हैं, और मैं कुछ D2C ब्रांड्स को भी देख रहा हूँ, जैसे ही उनका रेवेन्यू 20-30 करोड़ से ऊपर होता है, मतलब मैं कुछ ब्रांड्स को कंसल्ट कर रहा हूँ, तो 20-30 करोड़ के बाद में हालत ज़्यादा बुरी हो जाती है। वो कहते हैं इससे ज़्यादा तो पहले सूखी थे, अब हमने टीम भी बढ़ा ली, ये भी कर लिया, टेंशन्स बढ़ा ली, और एज इन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही जितनी बढ़नी चाहिए थी। डिमिनिशिंग रिटर्न्स। हाँ, बट दैट, ये जो प्रॉब्लम है ये वुड बी यूनिक टू द एडवर्टाइजिंग एजेंसी इकोसिस्टम, नहीं? Where there is diminishing returns, would it be applicable to other kind of businesses? जैसे मेरे तो ई कॉमर्स में ये मानना है कि उनका टैम छोटा होगा, कि जो जिस मार्केट को एड्रेस कर रहे थे वो 100 करोड़ का ही मार्केट था, उसमें से 20-30 करोड़ हमने अभी कैप्चर कर लिया, तो इस चक्कर में अब जो बाकी लोग भी compete कर रहे हैं, तो हमको और चंक बढ़ाने के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, इस चक्कर में हमारे नंबर्स कम हो रहे हैं। तो उसमें यही है, देखो जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, आप कहते हो कि एड्रेसेबल मार्केट टैम छोटा है, और वो बात बाद में समझ आती है। तो पहले 20 करोड़ तो फटाफट हो गए, फिर वो 20 से 30 ले जाते हुए जान निकल गई। हाँ, उसका रीज़न ये है क्योंकि टाइम छोटा है। ये मेरी थ्योरी है कि आप ठीक कह रहे हो, टाइम छोटा है, और मतलब ये जो है ये सारी ग्रोथ प्रॉब्लम्स हैं जो आप कह रहे हैं। जैसे हमारे को शुरुआत में जब आप कंपनी बना रहे हो, अगर हम कंपनी बनाते वक्त 3 स्टेजेस लें, पहली स्टेज लें कि यार हमें एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना है, फिर हमें प्रोडक्ट वैलिडेशन लाना है, दैट्स 4 स्टेजेस लेंगे। सेकंड स्टेज प्रोडक्ट वैलिडेशन, तीसरा स्टेज रेवेन्यू मॉडल, और चौथा स्टेज उसको ग्रो करना है। तो ये चारों स्टेजेस कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब इन चारों स्टेजेस में मैंने तो कभी नहीं देखा कि खाली मज़े ही मज़े आ रहे हैं, फ्रॉम माई एग्जाम्पल, राइट? बट इसमें इन चारों स्टेजेस में आप ट्रायल एरर काफ़ी कर रहे हो। तो अब जैसे आप इस स्टेज पे आप अर्ली ग्रोथ पे पहुंच गए, 20 करोड़ पे पहुंच गए, अब आपको 30 करोड़ पहुंचते पहुंचते जान निकल रही है, राइट? तो और उसका रीज़न काफ़ी हो सकता है, एड्रेसेबल मार्केट, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। उसका एक और भी ये हो सकता है कि ये आपकी वैल्यू जो आप एंड यूज़र को दे रहे हो एट स्केल इट्स नॉट प्लेइंग आउट, यू नो, और या आपकी जो कोहोर्ट्स हैं और डाइवर्सिफाई हो गई। तो इस कोहोर्ट को ये चाहिए, इस कोहोर्ट को ये चाहिए, इसी कोहोर्ट को ये चाहिए, इसी कोहोर्ट को ये चाहिए। अभी तक आपने 20 करोड़ एक कोहोर्ट को खुश करते हुए किया, 30 करने के लिए अब आपको बाकी कोहोर्ट्स को भी खुश करना पड़ेगा। और फिर एक और चीज़ हो सकती है, आप कहते हो मेरे को एडजेसेंट कैटेगरीज लॉन्च करनी है, तो जब आप एडजेसेंट कैटेगरीज लॉन्च करते हो बोलने के लिए कि मेरे को 20 से 30 जाना है, तो वो एडजेसेंट कैटेगरीज वोंट टेक ऑफ, ये राइट? बहुत, तो आपका सारा सुख छीना जाता है, योर हैप्पीनेस इज स्टोलन, राइट? आप एम्प्लॉयज भी बढ़ाते हो, ठीक है? तो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी, राइट? मतलब होगा, मतलब ये आपने भी रियलाइज किया है। देखो, आपको ग्रो करना है तो अगेन आपको अगर ग्रोथ चाहिए, जब आपका ये सब हो गया, नाउ यू वांट ग्रोथ, और वो 20 से 30 लेके जाना है आपने, तो आपको स्ट्रगल होगी, आपको काफ़ी ट्रायल एरर करना होगा, आपको ये भी डिसाइड करना होगा। आपने जैसे 3 एडजेसेंट कैटेगरीज लॉन्च की, आपके 2 फेल हो जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली, तो आपको फेल करके आपको क्लियरली बंद भी करना होगा। आपके लोग बोलेंगे ये पागल हो गया, बंद क्यों करना चाहता है, इतना एफर्ट लगा था, ठीक है? आपके कुछ टैक्टिक्स बदलने पड़ेंगे, आप काफ़ी नई चीज़ें ट्राई करोगे, काफ़ी फेल होएंगी, राइट? तो फिर आपको ऐसे लगेगा यार ये तो मजदूरी है, ये तो बहुत ज़्यादा, रोज़ के 11 बज रहे हैं रात को ऑफिस में, 11:30 में डिनर खा रहा हूँ, फिर 3 बजे सो रहा हूँ, फिर 8 बजे जाग रहा हूँ, ये तो रोज़ ही ऐसे ही चल रहा है, वीकेंड पे भी कुछ ऐसे चल रहा है। पर ये तो पार्ट है ऑफ द साइकिल। मतलब जब हम ग्रोथ स्टेज की तरफ जाते हैं तो फाउंडर रिलैक्स नहीं होता और टायर्ड होता है। अब ये क्या है? मतलब फाउंडर्स कैन गेट बर्नड आउट, of course, right? That's why they should take a recess. ये ऐसा होना चाहिए कि They should recharge. But मैं कह रहा हूँ आप इस चीज़ से नहीं भाग सकते। जब आप ग्रोथ स्टेज में जा रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई सभी कुछ ऑटोमेटिकली होने वाला है। मुझे किसी ने कहा कि तेरी प्रॉब्लम थी, तूने डेलीगेट नहीं किया, और मैंने कर रखा था एक लेवल पे। जैसे आप भी मीटिंग्स कर रहे हो अलग अलग वर्टिकल्स की, अब हम 40-50 क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं, सबकी मीटिंग्स तो करनी पड़ेगी ना, टाइम तो लगेगा उन सब पे डिस्कस करने पे। तो किसी का ये कहना था कि
तेरी प्रॉब्लम ये थी कि तूने डेलीगेट ढंग से नहीं किया, इस चक्कर में तू No, your problem was, I think, not delegation, ये सब नहीं, but basically it's part of the evolution. तो जब आप 20 से 30 की तरफ जा रहे हो तो आपका बहुत एफर्ट लगा, फिर आप 30 पे आ गए, जब वो स्टेडी स्टेट पे आ गया, देन आप अगेन इट्स गुड, फिर आप 30 से 40 तो हो जाएगा, फिर आप कहते हो मेरे को 30 से 60 ले जाना है. नाउ इट्स ऑल अबाउट एम्बिशन. देखो, आपको तो किसी ने गन नहीं रखी थी आपके माथे पे कि भाई तेरे को 50 से लेके 100 एम्प्लॉयज हायर करने ही है. आप 50 एम्प्लॉयज से भी खुश हो सकते थे. सो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट विद नॉट एनीथिंग बट कॉन्फ्लिक्ट विद योर ओन एम्बिशन. तो अगर आपकी एम्बिशन है कि यार मेरे को 100 करोड़ की मार्केटिंग एजेंसी बनानी है और मेरा आज के डेट में रेवेन्यू 10 करोड़ है, मैं 10 से 100 लेके जाना चाहता हूँ, तो फिर तो आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी लाफिंग ऑल द टाइम ना. मतलब ये पार्ट ऑफ द गेम है ना. पार्ट ऑफ द गेम. बट आप बोलते हो मैं 10 से 12 करोड़ लेके जाऊंगा आस्ते आस्ते, मेरे को नहीं लेके जाना, फिर तो एक अलग एम्बिशन है वो. नहीं, अगर कोई स्केल कर रहा है और उसके अंदर लाइफ का सुकून जा रहा है तो ये सबका जाता है. अभी ये कैसे? बिल्कुल. ठीक है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने कुछ गलत किया. दैट इज इट्स इम्पोर्टेंट अनलेस यू आर लाइक रियली लाइक, मतलब कोई भगवान आ जाए आपके पास, कुछ ऑटोमेटिकली कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता. आज तो मैं सोचता हूँ कि शायद मैं उन प्रॉब्लम्स को टेक से, एआई से बहुत सारा सॉल्व कर सकता था. पीरियड्स आते हैं जब आपको लगता है हाँ यार ये काफी कुछ एकदम से मोमेंटम में हो गया, राइट, वो जो एक जंप आता है फिर फ्लैट होता है, फिर एकदम से ऐसे पीरियड आते हैं, बट उसके लिए आपको ट्राई करते जाना है. थैंक यू. थैंक यू सर. बहुत मजा आया, बहुत कुछ मुझे पर्सनली सीखने को मिला, ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा मेरे हिसाब से. बेस्ट पार्ट क्या लगा कमेंट में बता देना, आपको फिर बुलाएंगे. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू. तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है. उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा. लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी. बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं. जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना.